प्रणाम करता हूं चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शासन हमें प्रदान किया है। वंदन करता हूं गीतार्थ गुरु भगवंतों को, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर इस शासन की प्रभावना करने का अद्भुत कार्य किया है। वंदन करता हूं वीर प्रसूता भूमि ऋषभदेव को, केशरिया नाथ दादा की भूमि ऋषभदेव को, जिसकी रक्त कुक्षी से सैकड़ों युवाओं ने जन्म लेकर इस धरा का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। और अभिनंदन करता हूं यहां पर विराजित शासन के, जैन शासन के सितारों का, जो एक विशेष संकल्प के साथ यहां पर पधारे हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। साथियों, दिन भर ऋषभदेव में था, हमारे बीजेएस के समर्पित कार्यकर्ताओं से मिला, बातें समझी, बातें सुनी और एक एक व्यक्ति के एक्सपर्टाइजेशन को समझने की कोशिश करी। ये हटा दीजिए। एक एक व्यक्ति के एक्सपर्टाइजेशन को समझने की कोशिश करी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आग लगी पड़ी है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई लौ लगी पड़ी है। इन सबको जाना, समझा, केशरियानाथ दादा की केशर पूजा करी, चंदन पूजा करी, पुष्प पूजा करी। केशरियानाथ दादा ऋषभदेव नगरी की गलियों में घूमे और दिन भर आज गूगल पे केशरियानाथ जी की इस नगरी के बारे में सर्च किया, यहां के लोगों के बारे में जाना, समझा। ओवरऑल जो सार निकल के आता है, ओवरऑल जो समरी निकल के आती है, वो मुझे कवि की कुछ पंक्तियों में संजोना पड़ेगा। ऋषभदेव नगरी के बारे में कवि लिखते हैं, है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की अक्सर सब उड़ जाया करते हैं। दुनिया के लोग अक्सर समय के चक्कर खाया करते हैं और होते हैं कुछ ऋषभदेव नगरी के लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। मुझे किसी ने पूछा, कैसी है आपकी किस्मत, कैसा है आपका सौभाग्य? महानुभावों, माताओं, बहनों, मुझे किसी ने पूछा कैसी है आपकी किस्मत, कैसा है आपका सौभाग्य? मैंने उसे बोला, 195 देशों को छोड़कर, 7 उपमहाद्वीप को छोड़कर, 20 से ज्यादा धर्मों को छोड़कर, आर्य भूमि भारत के अंदर, इस जिन कुल के अंदर, जिन शासन के अंदर मेरा जन्म हुआ है, इससे बड़ी मेरी कोई किस्मत हो नहीं सकती, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। साथियों, हम अक्सर पान की थड़ी पर खड़े होके, चाय की दुकान पे खड़े होके, जब 4 माताएं, महिलाएं इकट्ठी होती है तो अक्सर एक बात कहती है, जमाना बहुत खराब है। कहते हैं कि नहीं कहते? हम अक्सर जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं कि यार दुनिया में बहुत बदमाशी बढ़ गई है, जमाना बहुत खराब है, समाज के बच्चों का चरित्र दिनों दिन खराब होते जा रहा है, समाज का युवा पता नहीं कहां भटक रहा है, फाइनली जमाना बहुत खराब है। अक्सर हम बात करते हैं कि नहीं करते? साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या वाकई जमाना खराब है? क्या वाकई जमाना खराब है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। विकास भाई, अगर हो सकता है तो ये कुर्सी आगे आ सकती है क्या? ऊपर लाम रखिए, अगर थोड़ा और आगे आ जाए, क्योंकि आराम से बैठ पाएंगे। थोड़ा सा अगर आप आगे आ सकते हैं, या पीछे के युवा आगे आ जाए तो मजा आ जाएगा। दो मिनट के अंदर अपन सेटल हो सके तो मजा आएगा। क्या साथियों, वाकई में जमाना खराब है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। गजेंद्र जी भाई साहब, अक्सर हम जब इकट्ठे होते हैं 4 लोग तो बातें करते हैं कि जमाना बहुत खराब है,
समाज का चरित्र दिनों दिन बिगड़ते हुए आ रहा है। समाज का युवा पता नहीं कहां जा रहा है, समाज की बेटियां पता नहीं कहां जा रही है। जमाना बहुत खराब है। एक क्लास के अंदर एक टीचर भरी सभा के अंदर, भरे कक्षा के अंदर पूछता है बच्चों को, बताओ बच्चों, कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? शतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं। बच्चों से पूछता है, बचाओ बच्चों, कौन सा युग चल रहा है? महानुभाव, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, बताइए कौन सा युग चल रहा है? दादा के दरबार में बैठे हो आप, बताइए कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। फाइनली कलयुग चल रहा है। द्वापर युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, 4 युग बताए गए हैं। बच्चे से पूछा जाता है कि कौन सा युग चल रहा है, हर कोई व्यक्ति बोलता है कलयुग चल रहा है। एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, शायद वो ऋषभ देव का ही होगा। एक बच्चा ऐसे हाथ खड़ा करके बोलता है, सर मैं बताऊं क्या? बताओ बेटा। सर शतयुग चल रहा है। गुरुजी भौचक के, टीचर भौचक का, कि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि कलयुग चल रहा है, द्वापर, त्रेता और सतयुग तो बीत गए, अब तो कलयुग चल रहा है। अरे बेटा, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि कलयुग चल रहा है, बताओ सतयुग कैसे चल रहा है? साथियों, वो बालक जो जवाब देता है, उस जवाब को कान से नहीं ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वो बालक जो बोलता है, हे गुरुदेव, मेरा जन्म आर्य भूमि भारत के अंदर हुआ, मेरा जन्म जैन शासन के कुल के अंदर मेरा जन्म हुआ है। जो मेरी इच्छा होती है वो मैं कपड़े पहनता हूं, जो मेरा मन करता है वो मैं खाता हूं, जहां मुझे जाना होता है वहां मैं जाता हूं। यह नित्य प्रति परमात्मा के चैत्यालय के अंदर दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। नित्य प्रति गुरुदेव का प्रवचन सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। मेरा वो शासन है जहां पिछले 5-7 सालों के अंदर 500 से ज्यादा दीक्षाएं हो रखी है। मैं उस देश भारत में निवास करने जा रहा हूं जो वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। मैं उस देश भारत के अंदर निवास करता हूं जहां पर विकसित देश देखते रह गए। कोविड काल के अंदर मेरे देश भारत ने आगे बढ़कर कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करी और पूरे विदेशों के अंदर, पूरे विश्व की अनेक देशों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के साथ। मेरे देश के युवा कंप्यूटर को अंगुलियों पे नचाते हैं और पूरे विश्व की तकनीक को अंगुलियों पर नचाने का कार्य करते हैं। मेरा देश भारत आने वाले समय में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होने वाला है। मेरा देश भारत वो देश है जहां पर युवाओं की आबादी 65% से भी ज्यादा है और जिनकी औसत उम्र 35 वर्ष है। अगर मेरे देश के युवा काम करने लग जाए, मेरे देश के युवा कुछ बड़ा सोचने लग जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब मेरा देश भारत विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा। मैं उस देश भारत के अंदर निवास करता हूं। मेरी तो मात्र 50-60 साल की छोटी सी उम्र है। इससे अच्छा समय मेरे जीवन काल में आ नहीं सकता। मेरे लिए तो यही सतयुग है साथियों, मेरे लिए तो यही सतयुग है। साथियों, जमाना भले खराब होगा, जमाना भले खराब होगा, परंतु यह मनुष्य जीवन अत्यधिक खूबसूरत है। 84 लाख जीवा योनि में से मनुष्य जीवन का मिलना अपने आप में दुर्लभ है। इससे खूबसूरत जीवन किसी भी काल में नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन साथियों बहुत खूबसूरत है। अगर ऋषभदेव नगरी के लोग भी ठान ले कि मेरा जन्म मनुष्य जीवन में हुआ, मनुष्य योनि के अंदर मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ है, मेरे दिल के अंदर लौ तो लगी पड़ी है, मेरा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है उस उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। मेरे जीवन के अंदर लौ तो लगी पड़ी है, आवश्यकता है उसको मात्र हवा देने की। उस लौ को ज्वाला के अंदर परिवर्तन अगर कोई ट्रेनर के माध्यम से कर दे तो मैं ये लौ को ज्वाला में प्रज्वलित करके पूरे विश्व के अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता हूं। यहां ऋषभदेव का युवा के अंदर वो ताकत है साथियों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर बुजुर्ग लोग अपने तजुर्बे का अनुभव हमारे समाज के छोटे छोटे युवाओं के अंदर, युवावस्था के नौजवानों के अंदर अपने तजुर्बे का
इनपुट दे दे और ये युवाओं का जोश कुछ बड़ा करने का सोच ले, आपका तजुर्बा, इनका जोश अगर मिल जाए ना साथियों, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके ऋषभ देव से एक बालक निकलता है, कोई चाणक्य रूपी गुरु उसको मिल जाएगा और ऋषभ देव के एक सामान्य से बालक को उठाकर ट्रेनिंग के माध्यम से विश्व का राजा बनाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और आपके ऋषभ देव से चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक शासन का सम्राट निकलेगा जो पूरे विश्व पे राज करेगा। आवश्यकता यह है कि आपको अपने तजुर्बे का इनपुट उस युवा के जोश को देना है। आवश्यकता है उस युवा को उचित मार्गदर्शन देने की, आवश्यकता है उसको उचित ट्रेनिंग देने की। मैं भारतीय जैन संगठन के बैनर तले आपके साथ बात करने के लिए आया हूं, आपसे मिलने के लिए आया हूं। आज दोपहर के अंदर हमारे बीजेएस के जो कर्मठ कार्यकर्ता उनसे बात हुई, उनसे समझा, एक एक व्यक्ति की यूएसपी को समझा, एक एक व्यक्ति की एक्सपर्टाइजेशन को समझा और एक एक आदमी को सुनने के बाद मुझे मेरा यही जवाब था कि आप पहले क्यों नहीं मिले। यही जवाब था, आप पहले क्यों नहीं मिले। अगर आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो साथियों, माताओं बहनों, वो आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे वो कमाल कर सकते हैं कि ऋषभदेव नगरी का नाम पूरे विश्व पटल पर छाया जा सकता है। हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो इतना पावरफुल है, इतना स्मार्ट ब्रेन है कि आप उनसे कोई भी काम करवा लीजिए। मैं माफी चाहूंगा, मुझे पानी पीना पड़ेगा। वो भर लेगा, वो रख देगा। आप बिलीव नहीं करेंगे साथियों, अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उसकी ब्रेन की संरचना को अगर अपन समझने की कोशिश करें, एक जन्मते हुए बालक के ब्रेन की संरचना, उसके ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरोसेल्स है और एक न्यूरोसेल्स एक एनसाइक्लोपीडिया के बराबर है और एक एनसाइक्लोपीडिया अपने आप में काफी है उसको विश्व का नंबर 1 बनाने के लिए। आपके परिवार के छोटे 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आप उसको मोबाइल दे दीजिए, वो मोबाइल को ऐसे खेलेगा, मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे खेल कर देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर दादाजी को मोबाइल में कुछ करना हो ना तो उसको पोते की होता है कि नहीं होता है। दादाजी ने आज तक केवल वो मोबाइल वाले ग्रीन वाले बटन को दबाना सीखा है, केवल ग्रीन वाले बटन को। दादी जी ने केवल वो ग्रीन बटन दबा के उसको ओके करते और आवाज आती है बात करके और ऑटोमेटिक कट हो जाता, कट भी नहीं करते वो। एम आई राइट? ये सही है ना? क्या आपने उन छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल 4 साल के बच्चे को मोबाइल चलाने की ट्रेनिंग दी है क्या? तो फिर वो सीखे कैसे? इन छोटे छोटे चिट्टू मिंटू मोंटू का जो दिमाग है ना, इतना पावरफुल है साथियों, माताओं बहनों। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दे दी, श्री कृष्ण बनकर इस ऋषभदेव नगरी का बालक निकलेगा और ऋषभदेव नगरी का नाम पूरे विश्व में रोशन कर देगा साथियों। मैं थोड़ी मस्ती करूंगा, मजाक करूंगा, सीरियस बातें मैं कोई करने वाला नहीं हूं। एक टीचर, कक्षा के टीचर, आपके बच्चों का दिमाग कैसा है? आजकल के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं ऋषभदेव भाई साहब के, आदरणीय सुंदरलाल जी किकावत भाई साहब के घर पे था, इनकी साधर्मिक भक्ति का आनंद ले रहा था, इनके छोटे छोटे परिवार के बच्चे से मिल रहा था, बातें कर रहा था। अब वो बच्चे इतने एक्सपर्ट है, एक क्लास के अंदर एक गुरुदेव कक्षा के अंदर बच्चों को बोलते हैं, स्कूटर जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और फ्लाइट, हवाई जहाज जो है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। क्लास के अंदर गुरुदेव बच्चों को पूछते हैं कि स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और फ्लाइट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बताओ बच्चों, मेरी उम्र क्या है? बताओ बच्चों, मेरी उम्र क्या है? सारे बच्चे चुप। एक बच्चा खड़ा होता है, शायद ऋषभदेव का ही होगा। अब ऋषभदेव के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, मैं सुबह से देख रहा हूं। वो विकास भाई के बच्चे को बाइक चाहिए थी,
इसको स्कूल जाना था, उसको बाइक चाहिए थी, वो जानबूझकर लेट हो रहा था कि निश्चित रूप से पापा डांटेंगे, लेट हो गया, चल तू जा, एक काम कर, बाइक लेके जा। इनके दिमाग के अंदर जो कीड़ा है ना, उस कीड़े को अगर आपका मार्गदर्शन मिल जाए साथियों, तो कमाल कर सकते हैं। स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और हवाई जहाज जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चलती है। तो बच्चों बताओ मेरी उम्र क्या है? ऋषभ देव का एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, गुरुजी आपकी उम्र 50 साल है। गुरुजी भोचक्के, अभी तुझे कैसे पता मेरी उम्र 50 साल है? वो बच्चा ठेठ मारवाड़ी में बोलता है, गुरुजी मोरे गली के महीने, मोरे मोहल्ला महीने एक आधो गेलो है, जिकारी उम्र 25 साल है, मने तो पूरा गेला लागो, ये बात है थोड़ी उम्र 50 साल है। ये आपके परिवार के, आपके समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना साथियों, बड़े कमाल के बच्चे हैं, बड़े कमाल के बच्चे हैं। अगर इन बच्चों का भविष्य आज आपको पता चल जाए, अगर आपको इन बच्चों का भविष्य आज पता चल जाए कि ये वाला लड़का आगे चलकर कलेक्टर बनने वाला है, ये वाला लड़का इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला है, ये लड़का पॉलिटिशियन बनने वाला है, आदरणीय ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा टिपिकल मारवाड़ी व्यापारी बनने वाला है। साथियों, माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय सुशील जी भाई साहब बताइए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके परिवार का बच्चा आगे चलकर टिपिकल मारवाड़ी व्यापारी बनेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर वो टर्नओवर करने वाला है, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा अलग तरीके से करने वाले आप हो कि नहीं हो? अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये वाला बच्चा कलेक्टर बनने वाला है, तो 9th 10th क्लास के बाद मैं उसको कोई ये RAS IAS ऑफिसर के जो कोर्सेज होते हैं उस टाइप के कोर्स कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? अगर मुझे ये पता चल जाए ये बच्चा साइंटिस्ट बनने वाला है, तो मैं मूर्ख थोड़ी हूं जो उसको कॉमर्स में डालूंगा। अगर माताओं बहनों को ये पता चल जाए, 4th क्लास के अंदर ये पता चल जाए कि आपके परिवार का ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, ये आगे चलकर कोई ना कोई क्रिएटिव के अंदर बड़ा करने वाला है, तो निश्चित रूप से माताएं उसको कोई ना कोई क्रिएटिविटी में लगाएगी कि नहीं लगाएगी? अगर आपका परिवार का बच्चा आगे चलकर इंटीरियर डेकोरेटर का काम करने वाला है, बहुत ही फैशन डिजाइनिंग का काम करने वाला है, निश्चित रूप से आप उसके बच्चे को उसी टाइप की ट्रेनिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे? साथियों, अगर 20 साल पहले मुझे यह पता होता कि 2020, 21, 22 के अंदर लोग बाग ई-कॉमर्स पोर्टल पे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और घर बैठे माल आ जाएंगे, घर बैठे सामान आ जाएंगे, अमेजॉन पर लोग ऑर्डर करेंगे और सामान घर पे आ जाएंगे, तो क्या मैं पागल था जो बीकॉम किया? अगर मुझे 20 साल पहले यह पता चल जाता था कि आने वाले समय में ई-कॉमर्स पोर्टल चलने वाले हैं, तो क्या मैं निश्चित रूप से कोई ई-कॉमर्स पोर्टल को समझने वाला डिप्लोमा करता कि नहीं करता? आने वाले 7 साल के बाद समाज की क्या परिप्रेक्ष्यता होगी, आने वाले 7-8 साल के बाद व्यापार की क्या व्यवस्थाएं होगी, व्यापार कैसे चलेंगे, अगर उसका पता आज चल जाए, तो साथियों क्या हम हमारे परिवार के बच्चों को वो ट्रेनिंग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? एक सर्वे बताता है साथियों, 95% लोग जो बिजनेस करते हैं, 95% विकास भाई जो बिजनेस करते हैं, 95% लोग जो बिजनेस करते हैं उसकी उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी होती है। 95% लोग जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसकी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, और जिसकी पढ़ाई वो करी है उसका वो व्यापार नहीं करते। और अगर इसके विपरीत जिसका व्यापार करना है 10 साल पहले उसकी पढ़ाई चालू कर दे, तो क्या वो व्यापारिक इतिहास को एक स्वर्णिम अक्षरों में लिख पाएगा कि नहीं पाएगा? 7-8 साल के बाद व्यापारिक परिदृश्य क्या होंगे, कैसे व्यापार चलेंगे, किस तरीके के बिजनेस परिप्रेक्ष्य होंगे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होंगे, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य क्या होंगे, अगर हमें यह पता चल जाए तो हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन देंगे कि नहीं देंगे? साथियों, भारतीय जैन संगठन, आदरणीय गजेंद्र जी भाई साहब है, सुशील भाई साहब है, आनंद भाई साहब है, ये लोग पिछले कई सालों से भारतीय जैन संगठन के बैनर के तले करियर काउंसलिंग के अनेक सेशन आपके समक्ष लेकर आए थे और भी लेकर आने को तैयार है। हम एक हमारा कॉन्सेप्ट है, एक हमारा वर्टिकल है, शेप स्टूडेंट असेसमेंट प्रोग्राम। आजकल भारतीय जैन संगठन ने स्टूडेंट असेसमेंट प्रोग्राम के वर्टिकल को, कोर्स को ऑनलाइन कर दिया है। आप अपने घर पे अपने बच्चों को स्मार्टफोन के माध्यम से एक 2.5 घंटे का कोर्स होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 8वीं क्लास के बच्चे को 2.5 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम देना है
उस एग्जाम को देने के बाद माता पिता के लिए रिजल्ट ऑन द स्पॉट आ जाएगा और माता पिता को बता दिया जाएगा कि ये बच्चा जो है ऑलमोस्ट पक्का भी ऑलमोस्ट ये बच्चा क्रिएटिव बनने वाला है, ये बच्चा कलेक्टर बनने वाला है, ये बच्चा मैनेजमेंट के अंदर एक्सपर्ट बनने वाला है, ये बच्चे के अंदर कॉमर्स के मतलब लेन देन के बहुत अच्छे गुण हैं, ये व्यापारी बन सकता है, ये बच्चा बहुत बड़ा ये कुछ ना कुछ रिसर्च बेस्ड काम कर सकता है, ये शायद साइंटिस्ट बन सकता है। अगर शेफ के माध्यम से आपके परिवार के बच्चों को यह पता चल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो सकती है क्या साथियों, माताओं बहनों। 10th क्लास जब बच्चा पास करता है तो असमंजस की स्थिति होती है कि नहीं होती है कि अब इसको कौन सी विंग में एंटर करवाएं, उसको कॉमर्स में डालें। सुंदर भाई साहब आप विराजे हैं, 10th क्लास जब बच्चा पास करता है तो आपके पास भी ऐसी दुविधा आती है कि इसको कॉमर्स में भेजें कि साइंस में भेजें कि इसको आर्ट्स में भेजें कि उसको इंजीनियरिंग फील्ड में भेजें। बट अगर उसके एप्टीट्यूड टेस्ट से उसके ब्रेन की कैपेबिलिटी अगर आपको पता चल जाए तो निश्चित रूप से आप वही कोर्स करवाएंगे जिसके लिए वो बना है। एप्पल का फोन होता है ना, एप्पल का फोन, आईफोन, एप्पल का जो फोन होता है साथियों, माताओं बहनों, उसके अंदर सैमसंग का चार्जर लग सकता है क्या? लग सकता है क्या? अच्छा, सैमसंग के चार्जर में तो एप्पल का चार्जर लग सकता है, सैमसंग के फोन में तो एप्पल का चार्जर लग ही सकता होगा। युवा साथी पीछे बैठे हैं, एप्पल के फोन में सैमसंग का चार्जर नहीं लग सकता और सैमसंग के फोन में एप्पल का चार्जर नहीं लग सकता। बन्ना उसको साइंटिस्ट है, आपने उसको किराने की दुकान पे बिठा दिया। बन्ना उसको बहुत बड़ा मल्टी मिलेनियर बिजनेस टाइकून है और आपने उसको रीट की तैयारी करवाने के लिए लगा दिया। बन्ना उसको इंजीनियर है और आपने उसको सोशल साइंस में लगा दिया, उसको आर्ट्स दिलवा दी। क्या उसके ब्रेन के साथ अपन खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके परिवार के बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर करना है तो विदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एंट्रेंस लेना चाहिए, विदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है, 10th क्लास के बाद आपके बच्चों के लिए कौन सा करियर परफेक्ट रहेगा, वो आपको पसंद करना। ऐसे भारतीय जैन संगठन ने लगभग 50 से ज्यादा करियर काउंसलर डेवलप करे हैं। वो आपके शहर ऋषभदेव के अंदर समय समय पर आकर आपके परिवारों को काउंसलिंग के माध्यम से बताएंगे कि इन करियर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, इन करियर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है और ये करियर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। साथियों, यहां पे एजुकेशन विंग के लोग बहुत ज्यादा है। जैसा कि मुझे आज सुबह पता चला कि लगभग टीचर बैकग्राउंड से और एजुकेशन प्रोफाइल के लोग ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंजीनियरिंग कितने टाइप की होती है? माताएं बहनें यहां पर विराजमान है, बताइए इंजीनियरिंग कितने टाइप की होती है? आनंद भाई साहब बताइए। भाई मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। बहनों माताओं बताइए, ये इंटरेक्टिव अगर मोड होगा तो मजा आएगा बात करने में। इंजीनियरिंग, पीछे युवा साथी बैठे, कितने टाइप की इंजीनियरिंग हो सकती है? बताइए। बातें करने से बातें निकल के बाहर आती है। जो लोग नहीं बोलते हैं ना, मुझे तो इतना पता है कि जो बोलते हैं उसकी मूंगफलियां बिक जाती है और जो नहीं बोलते उनके काजू सड़ जाते हैं। भाई कंप्यूटर इंजीनियर, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हार्डवेयर, टेक्सटाइल इंजीनियर, गिनाए तो आपने 7 है अभी तक, 40 गिनाओ। एरोनेट इंजीनियर, एटम इंजीनियर। माताओं बहनों युवा साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्व पटल पर 140 से ज्यादा इंजीनियरिंग ऑप्शन अवेलेबल है। 140 से ज्यादा इंजीनियरिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। ये माइक से आवाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये माइक से आवाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी साउंड इंजीनियरिंग भी होती है। एक व्यक्ति को अगर करियर बनाना हो तो कितने टाइप के करियर ऑप्शन है उसके पास?
इमेजिन कीजिए आप, कितने टाइप के करियर ऑप्शन है। बहनें यहां पर बैठी है, माताएं बैठी है, युवा साथी बैठे हैं। उसको बीकॉम करवा दो, बीएससी करवा दो, बीटेक करवा दो, एमटेक करवा दो, इंजीनियर बनवा दो। ये 10, 15, 20, 25, एम आई राइट? 36,240 टाइप के करियर ऑप्शन है इस दुनिया में। 36,240 टाइप के करियर ऑप्शन है। आप चाहो तो अपने बच्चों को 36,240 टाइप के करियर ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन निकाल के दीजिए, वो आपका बच्चा कमाल कर सकता है। क्या करियर काउंसलिंग के अद्भुत कार्य, अद्भुत सेशन विजेश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य संस्थाएं मिलकर, ये कांच का मंदिर वाली संस्था मिलकर विजेश के प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे करियर काउंसलिंग के कार्यक्रम जो अपने ऋषभदेव शहर में होने चाहिए कि नहीं चाहिए? होने चाहिए कि नहीं चाहिए साथियों, माताओं बहनों? होने चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर होने चाहिए तो आवश्यकता है हमारे भानावत साहब के कंधे को मजबूत करने की। ये कर्मठता के साथ जुटे हैं। 50 से ज्यादा ट्रेनर पूरे इंडिया के अंदर भ्रमण करते हैं, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपके शहर में आएंगे और आपके बच्चों को, आपके परिवारों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि उनके विचारों का समग्र विकास होगा। साथी, ये था करियर की बात। अब मैं बहुत हॉट टॉपिक पे आ रहा हूं। मेरे पास टोटल 5-6 टॉपिक मुझे दिए गए जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। परिवारों का समग्र विकास का मुझे टॉपिक दिया आनंद गांधी जी ने, आनंद भाई साहब ने। वो मिथिलेश जी कहां गए? मिथिलेश जी ने, वो मुझे बोला गया था वो फॉलोअप के मास्टर हैं, सचिन भाई। हाँ भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं एक हॉट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं, बात करने वाला हूं। परिवार की बेटी, अभी जैसे ही मैंने बेटी का नाम लिया सब गंभीर हो गए। परिवार की बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, सच बताना साथियों, चिंता बढ़ती है कि घटती है? अग्रज लोग आप लोग बैठे हो, परिवार की बिटिया जब बड़ी होती है, सच बताना साथियों, चिंता बढ़ती है कि घटती है? खुल के बोलिए, बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। मैं आपको क्लाइमेक्स में लेकर जाता हूं। आप में से किसी एक परिवार की बिटिया, स्वीटी जिसका नाम था, वो स्वीटी रोज 2 बजे कॉलेज से आ जाती है। आज 2:30 बज गए, वो कॉलेज से नहीं आई। मां ने स्वीटी को फोन किया, स्वीटी का फोन स्विच ऑफ। चिंता बढ़ेगी कि घटेगी? चिंता बढ़ेगी कि घटेगी? 3 बज गए, उसका फोन लगा स्विच ऑफ। मां ने क्या करा? मां ने स्वीटी की दोस्त रितु को फोन लगाया कि रितु बेटा 3 बज गए, स्वीटी नहीं आई है, वो कॉलेज से कब निकली? रोज तो 2 बजे कॉलेज छूटता है, आज वो कॉलेज से अभी तक आई नहीं। रितु बोलती है, आंटी अभी तक नहीं आई? आज तो वो कॉलेज 12 बजे ही चली गई थी, आज तो वो कॉलेज से 12 बजे ही चली गई थी। साथियों, सच बताना, चिंता बढ़ेगी कि घटेगी? रितु का, स्वीटी का फोन स्विच ऑफ है। स्वीटी का फोन स्विच ऑफ है और रितु बोलती है कि आज तो वो 12 बजे ही कॉलेज से चली गई। चिंता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अब वो माताजी जो है वो पिताजी को फोन करेंगी, मम्मी जो पापा को फोन करेगी और मारवाड़ी अंदाज में बोलेगी कि थोमे तो की लखणी को नहीं, आको दिन दुकान में बैठा रहे, आको दिन वो टावरा में ध्यान ही नहीं दियो, टावर घरे को नहीं आया, 4 बज गई है, हाल तक रितु घरे, स्वीटी घरे को नहीं आई है। वो पिताजी के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालेगी। पिताजी दौड़ के दुकान से घर आएंगे, 2-4 परिजनों को इकट्ठा करेंगे और परिजनों को इकट्ठा करके उस बेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपने बोला, ध्यान रखना, बेटियां पीछे बैठी है, वो सुन रही है आपकी बातों को। आपने बोला बेटी जब बड़ी होती है तो चिंता बढ़ती है, और ये बेटियां सुन रही है। सच बताना साथियों, क्या अपने परिवार में दिए हुए बेटियों को संस्कारों में कोई कमी है क्या? क्या इस जैन शासन की कुल की बिटिया को दिए जाने वाले संस्कारों में कोई कमी है क्या? कमी है क्या? हमने अपनी बिटियाओं को, अपने बेटों को संस्कार कम दिए हैं क्या?
नित्य प्रति चैत्यालय जाने का अवसर अगर कोई शासन देता है तो मात्र ये जैन शासन है। नित्य प्रति प्रवचन सुनने का सौभाग्य अगर कोई देता है तो मात्र ये जैन शासन है। और उस शासन की बिटिया के संस्कारों में कोई कमी हो ही नहीं सकती। साथियों, चिंता बिटिया के बड़ा होने की नहीं है, चिंता समाज के उन समाज कंटकों से है जिन्होंने टारगेट बना के रखे, टारगेट कि फला फला समाज की बेटियों को फंसाओ। आप कल्पना नहीं करेंगे, लव जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर टारगेट बना रखे कि फला फला समाज की बेटियों को टारगेट करो, उनको फंसाओ, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। हमारे हिंदू समाज को ऐसे टारगेट किया गया, फला फला समाज की बेटियों को फंसाओ, आपको ये मिलेगा, आपको वो। परफेक्टली उनकी ट्रेनिंग होती है। आप इमेजिन करेंगे, वो तैयारी करके आते हैं, वो ट्रेंड होके आते हैं आपके परिवार की भोली भाली बेटियों को फंसाने की। वो इसलिए फंसाते हैं कि ये वो समाज है जो कभी प्रतिकार नहीं करता। विकास भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि भगवान ना करे कि किसी परिवार की बेटी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि वो दहलीज डाक के चली जाए, या सीधे शब्दों में कोई उसको भगा कर लेके जाए। क्या इस ऋषभदेव नगर के जैन शासन के अंदर इतनी ताकत है कि 500 के 500 परिवार एक साथ खड़े होकर उस पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़े हो जाए और प्रशासन को मजबूर करके और 24 घंटे के अंदर उस बेटी को घर आना पड़े, प्रशासन को उस 24 घंटे के अंदर बेटी को घर लाना पड़े? हो सकता है कि ऐसी ताकत है क्या अपने अंदर? ताकत तो है, उपयोग कोई नहीं करता। भगवान ना करे कोई पीड़ित परिवार की बेटी घर की दहलीज डाक कर चली जाए और ऋषभदेव समाज के 500 परिवार खड़े हो जाए उस पीड़ित परिवार के साथ और प्रशासन को झुका के रख दे और 24 घंटे के अंदर बेटी घर आ जाए। ऐसी ताकत तो है, पर शुरुआत कोई नहीं करता। लोग मजे लेते हैं, मजे। बच्चों को संस्कार नहीं दिए, लखड़ी नहीं थे। साथियों, हमारे ये बेटियां सुन रही है, ये अपन जो बातें कर रहे हैं वो बेटियां सुन रही है, और वो अपने ऊपर जो बात हो रही है उसको सुन रही है, वो अपने कटाक्ष को समझ रही है। हम बेटियों को टोकते हैं। बेटियां, आप यहां बैठी, आप सुनना, हमारे परिवारों में बेटियों को टोका जाता है, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ये कर, तू ये मत कर, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। उसकी तुलना करते हैं कि तू तो ऐसी है, तेरे से तो तेरी वो दोस्त अच्छी है, तेरे से तो तेरी वो मामा की बेटी अच्छी है। ऐसी तुलना करते कि नहीं करते? करते हैं ना। बच्चों को टोकते हैं कि नहीं टोकते? ये मत कर, वो मत कर। बेटों को भी टोकते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ये कर, ये मत कर, वो मत कर। करते कि नहीं करते? इस सभा में मैं आपको एक बात बोलता हूं। पीछे वाली दीवार पे खिड़की बनी हुई है, वो पीछे वाली जो दीवार है उस पे खिड़की बनी हुई है। गलती से भी उस खिड़की की तरफ देखना भी मत। क्या होगा? माता जी यहां विराजमान है, पीछे वाली खिड़की की तरफ गलती से भी मत देखना। क्या होगा? जानबूझकर देखेंगे। जिस काम को करने के लिए बार बार टोका जाता है ना, उस काम को करने का एक्साइटमेंट बढ़ता है, इच्छा ज्यादा होती है कि नहीं होती है? गांधी जी के बंदर जो थे, गांधी जी के 3 बंदर थे, आप सबको पता है। ये अध्यापकों ने कूट कूट कर पढ़ाया है हम लोगों को। गांधी जी के 3 बंदर क्या संदेश देते थे? देते हैं नहीं, देते थे। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही थे ना। एक्चुअली गांधी जी के बंदर भी अपग्रेड हो गए हैं। गांधी जी के बंदर भी आजकल अपग्रेड हो गए। गांधी जी के बंदर ये नहीं बोलते कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। आजकल गांधी जी के बंदर अपग्रेड हो गए। गांधी जी के बंदर बोलते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। भावार्थ वही है। हमने हमारे परिवार की बेटियों को बांध के रखा हुआ है। और साला अपन अपने परिवार के बेटों को क्या बोलते हैं? देख के चल, समझ के चल, धीरे धीरे चल। बोलते कि नहीं बोलते? जितनी अपनी एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, एक कहावत है कि जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाओ। बोलते कि नहीं बोलते? विकास भाई बोलते थे ना, गांधी जी
जितनी चादर है उतने पांव, बोलते ना साथियों। ये युवा है, ये बहुत अलग सोचते हैं। वो पीछे जो युवा साथी है वो अलग सोचते हैं कि साला पांव तो पूरी दुनिया में फैला देना, पूरी दुनिया में हमारे पांव फैलाएंगे, इस 2 कौड़ी की चादर की लंबाई तो कभी भी बढ़ा लेंगे। मैं आपको बात करना चाहता हूं कि एक बेटी को बार बार टोका जाता है, उस बेटी का रिजल्ट आना है, समझना बात को, बेटी का रिजल्ट आना है। वो कॉलेज रिजल्ट देने के लिए गई है, मां ने उसको दही और टीका लगा के सगुन दे के भेजा कि तेरा रिजल्ट आने वाला, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और 95% तो पक्के नंबर तेरे आएंगे ही आएंगे। उस पर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है कि तेरे को 95% नंबर आएंगे। और वो बेटी रिजल्ट लेने के लिए गई, हुआ कुछ ऐसा कि बेटी के नंबर 95 की जगह 82% आ गए। अब वो बेटी रिजल्ट को देखती मतलब ऐसे कांपने लगी कि मैं घर जाके क्या जवाब दूंगी, और माँ बाप तो घर पे तैयार बैठे कि बेटी का रिजल्ट तो 95% से कम आएगा ही नहीं। और वो घर आती ऐसे कांपती कांपती कि माँ को क्या जवाब दूंगी, पिताजी को क्या जवाब दूंगी। माँ आगे तैयार खड़ी है, बेटी अपने कांपते कांपते हाथों से रिजल्ट आगे करके बोलती है कि माँ ये देखो। वो रिजल्ट देखते माँ एकदम भड़क पड़ती है, तेरे अंदर तो लक्षण ही नहीं, आंखों दिन तू मोबाइल खेलती थी, आंखों दिन तू टीवी देखती थी, आंखों दिन ये करती थी वो करती थी, दिखड़ा तू तो है ही ऐसी, तेरे से अच्छी तो वो है, तेरे से अच्छी तो वो है, 82% नंबर है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। ये हमारी परिवार की, आनंद भाई साहब, सुशील भाई साहब, हमारी परिवार की बेटियों के संस्कार हैं, हमारी परिवार की बेटियों के संस्कार हैं। कभी पलट कर ये नहीं पूछा मम्मी जरा बताना आपके उस समय कितने नंबर आए थे। अगर एक दिन पूछ लिया ना कि मम्मी जरा बताना कि आपके कितने नंबर आए थे, तो मम्मी देखेगी क्या मम्मी और पापा के जोड़ के मिला ले तो 95% नंबर नहीं आवे। अब बेटी को इतना डीमोरलाइज कर दिया, बेटी को इतना डांट दिया, बेटी डर के डीमोरलाइज होके लिबरल होके रोते रोते अपने रूम में जाके बैठ गई। क्लाइमेक्स में जाना, बेटी अपने रूम में जाके रोते रोते बैठ गई, पूरी तरह से निराश है, पूरी तरह से डिप्रेशन में है। और 3 घंटे रोने के बाद, 3 घंटे डिप्रेशन में आने के बाद तिलोक भाई साहब वो बाहर निकलती है, बोलती है चलो यार इस झिकाल से मुक्ति पाते, अपनी दोस्त से मिलके आते, थोड़ा मन बहला के आते। और वो एकदम उदास सी, एकदम आत्मविश्वास बिल्कुल गिरा हुआ, एकदम डीमोरलाइज डिप्रेशन के साथ वो लड़की बाहर जाती है, मुंह लटका हुआ। साथियों ध्यान से सुनना, उस स्थिति के अंदर आपके घर के बाहर, आपके मोहल्ले के बाहर एक टारगेट किया हुआ बंदा स्पोर्ट्स 2 व्हीलर बाइक लेकर खड़ा है। आपकी डीमोरलाइज हुई हुई लड़की को उसकी तारीफ में 2 कशीदे पड़ेगा, मात्र 2 कशीदे। वो पड़ेगा कि कितनी खूबसूरत लगती है तू, कितना तेरा अंदाज कॉन्फिडेंस है, तू कितनी जबरदस्त दिखती है। उसकी तारीफ के 2 कशीदे आपकी 22 सालों की संस्कार का पाप काट देंगे साथियों। और वो बहकने की तैयारी कर चुकी होती है उस समय। उसके विपरीत यदि आपकी बच्ची के 82% नंबर है, आपकी उम्मीद 95% की थी, और आपने बेटी का रिजल्ट देख के बेटी के कंधे पर हाथ थपथपाया कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने तो मेहनत बहुत करी, शायद तुम्हारे नंबर ही, एग्जामिनर ने नंबर ही गलत दिए, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मम्मी बोलती मैं तेरे साथ खड़ी हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई जीवन के एग्जाम नहीं, ये तो परीक्षा है। साथियों उस स्थिति के अंदर बेटी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बेटी का आत्मविश्वास से वो लबरेज होगी कि नहीं होगी? उसकी आंखों की चमक होगी कि नहीं होगी? उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। एक आत्मविश्वास से लबरेज लड़की, कॉन्फिडेंस से लबरेज लड़की आंखों में चमक के साथ अगर बाहर जाती है ना, तो किसी की औकात नहीं कि उसको बहला फुसला सके। एक आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की को कोई बहला फुसला नहीं सकता साथियों। आप इमेजिन कीजिए, रात को 11 बजे आपके परिवार की बेटी शादी समारोह में जाकर स्कूटी पर घर आती है, 4 लड़कों ने उसको घेर लिया, 4 समाज कंटकों ने उसको घेर लिया और उसके साथ न्यूसेंस करने लग गए। उस बेटी को क्या करना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, माताओं बहनों बताइए, उस बेटी को क्या आपने कोई ट्रेनिंग दे रखी है क्या कि ऐसी स्थिति में कैसे निपटना? बताइए, मैं माताओं से बात करना चाहता हूं। या अपने पास कोई ट्रेडिशनल तरीका था कि पुराना पारंपरिक तरीका कि अपनी बेटी को ये रखना चाहिए वो रखना चाहिए, है क्या कोई तरीका? माताएं प्लीज बताइए।
वो शायद आप बात कर रही है कि मिर्ची का पाउडर रखना चाहिए पर्स में। पेपर स्प्रे आता है आजकल, है ना? ऐसे ही बोलते हैं कि मिर्ची का पाउडर अपने पर्स में रखना, ऐसे ही है ना? अब वो देखिए, मतलब बड़ी असमंजस की स्थिति है। वो लड़की, कोमल सी लड़की, एकदम मासूम सी लड़की, और उसको 4 संड मुसंड लड़कों ने घेर के रखा है, और मम्मी ने तो मिर्ची का पाउडर उसको पर्स में दे रखा है। अब उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने कोमल कोमल हाथों से, वो अपने लेडीज पर्स में से, वो कोमल कोमल हाथों से उसकी जिप खोलेगी, उस जिप में से वो मिर्ची का जिपर निकालेगी, और जिपर में से 2 कोमल कोमल अंगुलियों में से वो मिर्ची निकालेगी, और मिर्ची को बोले, ये मिर्ची निकल, ये ले। तब तक वो संड मुसंड लड़के इंतजार करेंगे। तो क्या आपकी बेटी को ऐसे हथियार आपने दे रखे हैं क्या? ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है क्या? उस स्थिति के अंदर भी वो बेटी ऐसा कुछ कर सकती है कि कभी उसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए? क्या ऐसी ट्रेनिंग आपके ऋषभदेव समाज ने करवाई है कि नहीं करवाई? क्या करवाने की आवश्यकता है कि नहीं है? अगर करवाने की आवश्यकता है तो बीजेएस का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करा है। हमारे विकास भाई साहब, गांधी जी, भानावत जी, आनंद भाई साहब और बीजेएस के सचिन भाई, मिथिलेश भाई, अनेक कार्यकर्ता खड़े हैं। आवश्यकता है उनके कंधों को मजबूत करने की और समय समय पर स्मार्ट गर्ल के कार्यक्रम करवाने की। साथियों, स्मार्ट गर्ल के माध्यम से 2007 के अंदर भारतीय जैन संगठन ने स्मार्ट गर्ल का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी के साथ, भूतपूर्व रक्षा मंत्री के साथ बैठ के कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया, और कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने के बाद ये आपके जैन शासन का गौरव है कि जैन समाज की एक संस्था भारतीय जैन संगठन ने पिछले 15 सालों के अंदर इस भारतवर्ष की लगभग 7-8 लाख बेटियों को एम्पावर करने का काम कर दिया है, और उसमें से 1.5 लाख बेटी आपके जैन समाज की है। साथियों, हमारे विकास भाई स्मार्ट गर्ल के ट्रेनर है। 2-3 वर्कशॉप आपने शायद ऋषभदेव में करवाई होगी, आनंदी भाई साहब। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 2 दिवसीय उस वर्कशॉप को करने के बाद किसी की मजा नहीं कि वो आपके बेटी के साथ कोई भी गलत कर सके। आपकी बेटी कॉन्फिडेंस से लबरेज हो जाएगी। साथियों, हम मंत्रा देते हैं बेटियों को मंत्रा देते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण के साथ अगले टॉपिक पे आता हूं। हम बेटियों को मंत्रा देते हैं, मंत्र देते हैं, राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग, एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बेटियां बैठी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खड़े होके बताइए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बताइए। हम हमारी 2 दिवसीय वर्कशॉप में बेटियों को मंत्र देते हैं, राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? अगर आप ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो फिर मैं ही बोलूंगा, मजा नहीं आएगा। दिलीप भाई साहब बताइए, भानावत जी बताइए। यार एक बात कहूं क्या मजाक वाली, आप अदरवाइज तो देंगे, आपकी मूंछों से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं सुबह से ताकत फील कर रहा हूं। बताइए, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? पहले तो भाई साहब के लिए तालियां बजाइए कि इन्होंने बात करने की हिम्मत दिखाई। इस दुनिया के अंदर जब बात करते ना, बड़ी सभा के अंदर बात करते ना, हो सकता है कि कुछ लोग हंसेंगे। भाई साहब जब बड़ी सभा में सवाल पूछते ना, हो सकता है कुछ लोग हंसेंगे, परंतु जब नहीं पूछेंगे ना तो जिंदगी भर वो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। पूछने पर एक बार हंसते हैं, नहीं पूछने पर जिंदगी भर हंसते हैं। चॉइस आपकी है, ठीक है? बहुत अच्छा। कोई और जवाब देना चाहेगा? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? हमारे, हाँ भाई साहब, अगर आप अपना नाम बताएं तो मजा आएगा। नरेंद्र भाई साहब बताइए। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेंगे माताएं बहनें? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? हमारे स्मार्ट गर्ल की क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर बेटियां स्टेज पर आकर बोलती है, वो सारे कार्य जो मैं समाज के सामने कर सकती हूं वो सब कार्य राइट हैं, और वो सारे कार्य जो समाज से छुपके करने की इच्छा होती है वो सब रॉन्ग है।
हमारी बेटियां स्टेज पे आकर बोलती है कि मैं दिन के उजाले में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी रातों की नींद उड़ जाए, और रात की नींद में, रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे दिन का चैन खत्म हो जाए। साथियों, स्मार्ट गर्ल्स के माध्यम से विकास भाई कल कुछ बातें साझा कर रहे थे। मैं आज से 2-2.5 साल पहले एक जगह पे जाके स्मार्ट गर्ल की वर्कशॉप करके आया। 2 महीने के बाद परिवार आके मुझे मिलता है, मुझे बोलता है कि श्रवण भाई, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि आप स्मार्ट गर्ल की ट्रेनिंग करवाने के लिए आए? मेरी बेटी ऑलमोस्ट किसी दूसरे के साथ भागने को तैयार थी, और आपकी इस स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप को करने के बाद मेरे सामने आई, मेरे चरणों को पकड़ के फूट फूट के रोई और अपने सारे गिला शिकवे दिल के बाहर निकाल दिए और एकदम फ्री हो गई। और आज वो बेटी इतना जोरदार कार्य करती है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी बेटी हमेशा मेरे परिवार का, मेरे शासन का, मेरे समाज का नाम रोशन करेगी। साथियों, क्या ऐसी वर्कशॉप आपके जैन समाज के माध्यम से 36वीं कौम को देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर देनी चाहिए तो आवश्यकता हमारे बीजेएस के अनेक कार्यकर्ताओं के कंधे मजबूत करने की है। और मैं आप माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी जुड़िए इस मुहिम के अंदर, और आप कमाल कर सकती है कि आपकी वजह से एक भी परिवार बच गया, एक भी बेटी का परिवार, एक भी बेटी की जिंदगी बच गई, तो साथियों इस पुण्य धरा दादा के दरबार में बैठे इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। साथियों, इससे बड़ा कोई धर्म का कार्य नहीं हो सकता। मेरी इतनी सी समझ ये बोलती है। हमने करियर की बात करी, हमने बेटियों को बचाने की बात करी, अब हम आते हैं व्यापार पे। मुझे विकास भाई का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे उदयपुर संभाग के अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष की बात सर आंखों पे रखनी, और इनका मतलब वो रहेगा हमारे ऊपर, मॉनिटर करता है ये ऑलवेज मुझे। कभी भी कोई बात गलत करूंगा तो कान पकड़ने वाले हैं। साथियों, अपन बात करते हैं बिजनेस की। एक बात बताना, जो समाज का ग्रिप था व्यापार पर, जैन समाज का व्यापार पे जो ग्रिप था, क्या उतना ही ग्रिप आज भी है? क्या व्यापार में उतनी ही पकड़ आज भी है? व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चलता है कि जैन समाज वो समाज है जो 42% से ज्यादा इनकम टैक्स इस देश को देता है, 16,000 गौशालाएं चलाता है, देश की जीडीपी को सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर कोई देता है तो जैन समाज देता है, 54,000 जैन मंदिरों का सफल संचालन अगर कोई करता है तो जैन समाज करता है, दुनिया के 62% से ज्यादा अगर कोई दान देता है तो जैन समाज देता है। ये वर्षों से एक फिक्स्ड मैसेज व्हाट्सएप पे आता है और अपन वायरल करते जाते हैं। आता कि नहीं आता है? क्या सच में वो मैसेज सही है? सच में वो मैसेज सही है? पूर्व के समय में तो ये मैसेज सही था साथियों। पूर्व के समय के अंदर अपने जैन समाज के ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को भामाशाह बनकर अपने खजाने के सारे द्वार खोल दिए कि मेरे लिए राष्ट्रभक्ति सबसे पहले है, और वो भामाशाह बनकर इस जिन शासन का जो अद्भुत गौरव प्रदान किया, जिसके सपोर्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप ने जो इतिहास बना दिया कि आज सरकारें भी भामाशाह के नाम से अनेक योजनाएं चलाती है। आपने झगड़ू शाह का नाम सुना होगा। झगड़ू शाह वो शासन का सम्राट था जिसने 13वीं सदी के अंदर, जब भयंकर अकाल पड़ा, खाने पीने के लाले पड़ते थे, उस समय भी झगड़ू शाह ने 112 दानशालाएं खोलकर इस शासन को अकाल मुक्ति देने का अद्भुत कार्य किया। यह जैन शासन था साथियों। आज भी गांव में जाते हैं तो 50-50 कमरों की हवेलियां अपने जैन समाज की पड़ी है, बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? समाज की जितनी भी संस्थाएं, चाहे हॉस्पिटल देख लो, चाहे धर्मशालाएं देख लो, चाहे टीबी हॉस्पिटल देख लो, किसी भी प्रकार की कोई भी सार्वजनिक संस्थाएं अगर किसी ने बनाई है तो जैन समाज ने बनाई कि नहीं बनाई? आप बोल रहे हो कि हवेलियां बता दी, झगड़ू शाह का उदाहरण दे दिया, भामाशाह का उदाहरण दे दिया, आप चाहते क्या हो? क्या बताना क्या चाहते हो? मैं आपसे निवेदन केवल मात्र इतना करना चाहता हूं, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप महाजन कम्युनिटी से आते हो, आप सेठ कम्युनिटी से आते हो। आपको लोग बाग सेठ बोलते थे, सेठ साहब बोलते थे। आपकी रगों के अंदर वो आज भी वही खून दौड़ रहा है, वो झगड़ू शाह का, वो धन्ना शाह का, वो पैथड़ शाह का खून आपकी रगों में वही दौड़ता है।
आप अगर आज भी चाहो तो व्यापार जगत के अंदर वो कमाल कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। इतिहास आज भी बनाया जा सकता है साथियों। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक व्यक्ति सुबह 9 बजे दुकान जाता है, दिन भर दुकान में मेहनत करता है, रात को 10 बजे तक दुकान में चलाता है, मेहनत करता है और दुकान को बढ़ा के वापस आ जाता है और अगले दिन सुबह 9 बजे वापस जाता है। वो साइकिल चलते ही रहती है। पहले उसके दादाजी जाते थे, उसके बाद वो जाने लगा और उसके बाद बेटे बेटे भी जाने लगे। ये साइकिल चलती ही जा रही है, वर्षों वर्षों से 200-200 साल पुरानी पीढ़ियां चलती है। पर क्या अपन ने वो ग्रिप, वो ब्रांड, अपने व्यापार का वो ब्रांड बना लिया क्या कि पूरे विश्व के अंदर अपने इस ऋषभ देव की दुकान को जाना जाता है? क्या हम मेहनत कम करते हैं? हम सुबह 9 बजे दुकान जाते हैं, रात को 9 बजे तक दुकान में जाते हैं। 200 साल से यही परंपरा चल रही है। एकदम प्रामाणिकता के साथ व्यापार करते हैं। जैन है तो कभी गलत काम करते नहीं है, प्रामाणिकता के साथ, मेहनत के साथ रोज सुबह दुकान जाते हैं। परंतु वो की वो जगह वहीं के वहीं हम बैठे हैं। विकास भाई, लोग बाग बोलते थे, बुजुर्ग वो लोग बोलते हैं कि 1000 दिन लगते हैं कोई भी बिजनेस को जमाने में। आप लोग बोलते हो ना, 1000 दिन, लगभग 3 साल लगते हैं एक बिजनेस को जमाने में। बिरला को 3 पीढ़ियां खपानी पड़ी बिरला बनने के लिए। रिलायंस को, टाटा को 100 साल लग गए टाटा ब्रांड को पॉपुलर बनाने में। रिलायंस को भी लगभग 50 साल लग गए इतना बड़ा बिजनेस टाइकून खड़ा होने में। आज से 4-6 साल पहले फ्लिपकार्ट आता है मार्केट में। आजकल वो जमाना गया कि 1000 दिन लगते हैं। आज से 5-6 साल पहले फ्लिपकार्ट मार्केट में 5-6 सालों के अंदर अपने बिजनेस को इतना स्केल किया कि मात्र 6 साल के अंदर फ्लिपकार्ट ने अपने व्यापार को इतना स्केल किया कि $16 बिलियन के अंदर अपने व्यापार को, वॉलमार्ट को बेच के व्यापारिक जगत के अंदर इतिहास बना दिया साथियों। इतिहास। $16 बिलियन, 16 लाख करोड़ रुपए के अंदर अपने व्यापार को बेचकर वॉलमार्ट को व्यापारिक जगत के अंदर इतिहास बना दिया। हम सुबह से शाम तक एक ही दुकान लगा रहे हैं, एक ही व्यापार कर रहे हैं। मैंने विकास भाई को बोला कि कार्यक्रम सुबह रख सकते हैं क्या? ये आज वाला जो कार्यक्रम है सुबह रख सकते हैं क्या? विकास भाई ने बोला कि यार सुबह नहीं रख सकते, लोगों को व्यापार होता है, लोग दुकान में व्यस्त रहते हैं और वो आ नहीं पाएंगे, इसलिए शाम को रखते हैं, व्यापार से फ्री होके लोग आते हैं। ऐसा होता है ना? एक व्यक्ति एक दुकान लगाकर भी दिन भर व्यस्त रहता है और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति 500 स्टोर लगाकर भी दिन भर फ्री रहता है। होता कि नहीं होता है? एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करके एक दुकान लगाकर दिन भर व्यस्त रहता है। सुंदर भाई साहब, अंकल जी, एक व्यक्ति एक दुकान लगाकर दिन भर व्यस्त रहता है और दूसरी तरफ 500 दुकानें लगाकर भी दूसरा व्यक्ति 100% फ्री है। ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए? दुनिया की 800 करोड़ की लगभग आबादी, 800 करोड़ की आबादी में से साथियों 80,000 लोगों के पास दुनिया से आधी की ज्यादा संपत्ति के मालिक मात्र 80,000 लोग हैं। 800 करोड़ की दुनिया की आबादी की आधी से ज्यादा संपत्ति के मालिक तिलोक भाई साहब, बनावत जी, मात्र 80,000 लोगों के पास दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति है और 5,000 उसमें से मारवाड़ी है। उसमें से 5,000 मतलब अपने मारवाड़ी राजस्थान के लोग हैं। आपका भी नंबर उन 5,000 लोगों में आ सकता है यदि थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच ले, थोड़ा कुछ बड़ा सोचने की सोच रखते हैं। हमारे वो पीछे युवा बैठे ना, वो भी उन 5,000 लोगों में आ सकते हैं जिनके पास दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति की मालिकाना हक बन जाए। वो कैसे? अगर ये व्हाइट बाल वाले बुजुर्ग इन काले बाल वाले युवाओं को टिप्स दे दे तो बन सकता है। आप लोगों ने बोलते हैं कि 1000 दिन लगते हैं व्यापार को जमाने में। अभी विकास भाई आपको पता होगा, सुशील भाई साहब ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। तिलोक भाई साहब एक दिन के अंदर मात्र एक दिन के अंदर, बिना कोई स्टोर लगाए, बिना कोई एजेंसी लगाए, बिना कोई शोरूम खोले, मात्र एक दिन के अंदर, मेरे हिसाब से आज तक होर्डिंग नहीं लगाया कभी उसने, मात्र एक दिन के अंदर ओला स्कूटर ने 600 करोड़ के स्कूटर एक दिन में बेच दिए। 600 करोड़ के स्कूटर एक दिन में बेच दिए।
आप नहीं कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो क्या? गजब गजब के बहाने हमारे व्यापारियों के पास, गजब गजब के बहाने। ऐसे ऐसे बहाने अगर सुने तो मजा आता है, हंसी आती है। महेंद्र भाई साहब, आप बिलीव नहीं करेंगे, शगुन लेकर पूछ लो, शगुन लेके, माता जी आप सुनना बात को, मजे लेने की बारी अब आपकी है। इतनी देर तो इन्होंने आपके मजे लिए, मजे आप लीजिएगा। शगुन लेके पूछ लो किसी को भी कि भाई व्यापार केड़ो चले, व्यापार कैसा चलता है? रटा रटाया जवाब है, रटा रटाया भाई बहुत मंदी है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? शगुन लेके पूछ लो बांधवा साहब, शगुन लेके पूछ लो कि व्यापार कैसा चल रहा है, वो एक ही रटा रटा यार बहुत मंदी है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, उधारी बहुत बढ़ गई है और मंदी बहुत है। अरे भाई, वर्षों से तू वो व्यापार करते आ रहा है, तूने मर्सिडीज ले रखी है, शानदार बंगलो बना के रखा है, और उसके बाद भी बोलता मंदी है। मंदी तेरे मन में है, मंदी साथियों मन में है, मंदी बाजार में नहीं है। मंदी बेसिकली मन में है, बाजार में नहीं है। गजब गजब के बहाने। एक चीज ध्यान रखना साथियों, जिस व्यापार से आपका पेट पलता है, आपका परिवार पलता है, जिस दिन उसको कोसना शुरू कर दिया उस दिन से बरकत बंद हो जाएगी। और जिस दिन ये कहना चल गया जोरदार आनंद है, कैसा व्यापार चल रहा है, जोरदार है, दादा के दरबार में खड़ा हूं, सच बात बोलता हूं, दिल की बात बोलता हूं, जिस व्यापार से आपका पेट पलता है, जिस दिन उसको कोसना शुरू कर दिया बरकत बंद हो जाएगी। और जिस दिन उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, भंडार बढ़ने लग जाएंगे साथियों, भंडार बढ़ने लग जाएंगे। गजब गजब के बहाने हैं। क्या बहाने पता आपको? मैं तो अकेला हूं। विकास भाई क्या बोलते, मैं तो अकेला हूं, कैसे बड़ा व्यापार करूं? वो मुकेश जी अंबानी है ना, मुकेश जी अंबानी, वो सच में अकेले हैं। और जब से वो सच में अकेले हुए हैं, भाई जब से अलग हुए हैं, सच में जब वो अकेले हुए हैं, पहले रिलायंस कहां थी और अब कहां है कि नहीं है? वो अकेले जरूर हैं। 5 लाख लोगों को अपने यहां काम पे लगा रखा है, 5 लाख लोगों को अपने यहां काम पे लगा रखा है। सुंदर भाई साहब के घर पे खाना खा रहा था, मैंने इनके बिजनेस को पढ़ा, समझा, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एक बात मुझे समझ में आई कि मैंने 700 लोगों को रोजगार दे रखा है, 700 लोगों को रोजगार दे रखा है। घर के 4-5 लोग हैं, मात्र 5 लोग हैं, 700 लोगों की टीम बना रखी है जो 9-10 स्कूलें चला रही है। मैं तो अकेला हूं, कैसे काम करूंगा? गजब के बहाने। सरकार सपोर्ट नहीं करती, ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट ही नहीं करता। आपके जैन समाज के गौरव गौतम जी अदानी ग्रुप, उनका मुद्रा प्राइवेट पोर्ट है, मुद्रा का प्राइवेट पोर्ट है, खुद का खुद का बंदरगाह है मुद्रा। विश्व का किसी का बंदरगाह प्राइवेट नहीं है, गौतम जी अदानी का बंदरगाह प्राइवेट है। बंदरगाह मुद्रा पोर्ट से नजदीक में रेलवे स्टेशन आता अदीपुर रेलवे स्टेशन तक कंटेनर को लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। भाई ने सरकारों को खूब रिक्वेस्ट करी कि यहां से लेके यहां तक की रेल लाइन बिछा दो, सरकार सुनती का है। भाई ने कमाल कर दिया, आपके शासन का वो सितारा है, खुद की प्राइवेट रेल लाइन बिछा दी, 76 किलोमीटर की रेल लाइन खुद की प्राइवेट बिछा दी आपके गौतम भाई अदानी ने। और जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, जिस तरीके वो कमाल कर रहा है, जिस तरीके से अखबार में उनके बारे में पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी बन जाए। वो आपके शासन का गौरव है साथियों। गजब गजब के बहाने। मेरे पास तो पूंजी नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अभी वो विकास भाई ने मुझे 2-3 अपने पुरानी बात बताई कि मेरे पास तो पूंजी नहीं है। पेटीएम कौन कौन चलाता? आप में से पेटीएम में जरा हाथ खड़े करिए। पेटीएम कौन कौन चलाता है? काफी लोग पेटीएम चलाते हैं। भाई साहब, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के पास, पेटीएम का ओनर है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के ओनर के पास खाने के पैसे नहीं थे, खाने के। पेटीएम लॉन्च किया, 9,000 करोड़ की आसामी है, 9,000 करोड़ रुपए की।
दुनिया की फोर्ब्स की जो रिचेस्ट पर्सन की सूची बनती है, सबसे कम उम्र का अरबपति अगर कोई है तो पेटीएम का विजय शेखर शर्मा है। एक समय था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे साथियों। 9,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है उस बंदे की। गजब गजब के बहाने रटा, मेरी तो उम्र हो गई, क्या बहाना है मेरी तो, अब तो जाने का समय आया है, मैं तो बहुत संतोषी हूं, मोरे तो दाल रोटी हो जाए तो बहुत है। बोला नहीं बोला पा? साथियों, भगवान की कृपा से यदि आपको दाल रोटी और मिठाई मिल गई है ना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप संतोष करके बैठ जाओ। मैं दादा के दरबार में बैठा हूं, आपको दाल रोटी और मिठाई मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा काम हो गया। आपका कर्तव्य बनता है कि समाज के एक एक वंचित तक दाल रोटी और लड्डू पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तो उम्र हो गई। डी मार्ट का नाम सुना आपने? डी मार्ट, राधा किशन दमानी 48 की उम्र में आदरणीय बानवा साहब, महेंद्र जी, गांधी जी, आनंद जी, विकास भाई, सचिन भाई 48 की उम्र में डी मार्ट की स्थापना करता है। और आज इंडिया की नंबर 1 रिटेल चेन है, डेप्थ फ्री रिटेल चेन है। 1,35,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है डी मार्ट की। 48 साल की उम्र में वो डी मार्ट को शुरू करता है और डेप्थ फ्री कर्जा मुक्त कंपनी है डी मार्ट। 48 साल की उम्र में कोई इनोवेशन शुरू करता है और देश की नंबर 1 रिटेल चेन बन जाए और 1,35,000 करोड़ लोगों के पास नेटवर्क के साथ तो डी मार्ट की ग्रोथ करी है उस आदमी ने। मल्टी मिलियनियर जितने भी हैं और सामान्य व्यक्ति के बहाने जो हैं, उनके अंतर क्या है? सच बताना साथियों, क्या मुकेश अंबानी की फिजिकल फिटनेस और आपकी फिजिकल फिटनेस में कोई फर्क है क्या? क्या उसके पास 5-6 हाथ होंगे ना, आपके पास तो 2 ही है। उसके पास तो 5-7 हाथ होंगे। अदानी जी के पास तो काम करने के लिए 30 घंटे होते हैं, आपके पास तो 24 घंटे, उनके पास तो 30 घंटे होते होंगे ना। विजय शेखर शर्मा के लिए तो सूर्य जो है वो कभी बुझता ही नहीं होगा, आपके लिए तो सूर्य शाम को बुझ जाता है। परिस्थितियां सबके लिए साथियों समान है, परिस्थितियां सबके लिए समान है। हर व्यक्ति के अंदर, अगेन बोलता हूं, मैं वापस बोलता हूं, हर व्यक्ति के अंदर लौ तो जगी पड़ी है, आवश्यकता है मात्र हवा देने की। हवा देकर उस लौ को ज्वाला के रूप में प्रज्वलित किया जा सकता है। पूरे संसार के अंधकार को अगर खत्म करने की ताकत यदि किसी के अंदर है तो ऋषभदेव समाज के छोटे छोटे बालकों के अंदर, हमें युवा साथियों के अंदर है। साथियों, आप भी कमाल कर सकते हो, आप भी बड़ा कर सकते हो। साथियों, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपकी उपस्थिति के अंदर यदि कमाई होती है, आपकी उपस्थिति के अंदर, मैंने पहले बोला था कि एक व्यक्ति एक दुकान लगाकर भी दिन भर व्यस्त रहता है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति 500 स्टोर लगाकर भी फ्री रहता है। तिलोक भाई साहब, आपकी उपस्थिति में यदि कमाई होती है ना, तो वो कमाई नहीं, वो मजदूरी है। और आपकी अनुपस्थिति में अगर कोई कमाई होती है, वही तो असली कमाई है। जमीन के अंदर पानी तो पड़ा ही है, भले 10 फुट पे हो, भले 20 फुट पे हो, भले 200 फुट पर हो। आवश्यकता खोदकर पानी को बाहर निकालने की है। आप भी मल्टी मिलियनर बन सकते हो, आप भी कमाल कर सकते हो। कमाल करोगे कैसे? सवाल भाई साहब ने पूछा, होगा कैसे? होगा कैसे? ओपी कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ओपी कॉन्सेप्ट क्या? ओपी, एक छोटा सा मंत्र आपको देके जाता हूं। ओपी कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में लग जाएगा, हर एक व्यापारी अगर ओपी कॉन्सेप्ट को समझ ले, उस दिन कमाल होनी चालू हो जाएंगी। व्हाट इज द ओपी कॉन्सेप्ट? ओपीएम, ओपी का मतलब होता है अदर पीपुल। पहला मंत्र ओपीएम, अदर पीपुल मनी। जिस दिन आपके व्यापार में दूसरे लोगों का पैसा लगने लग जाएगा, जिस दिन आपके व्यापार में दूसरे लोग पैसा लगाने लग जाएंगे, उस दिन आपका व्यापार बड़ा होना चालू हो जाएगा। आज रिलायंस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अंबानी जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर भी यदि कोई भी वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, सबसे पहले
2-5 हजार करोड़ रुपए लेने के लिए शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं और पब्लिक उमड़ पड़ती है उस रिलायंस के अंदर पैसा लगाने के लिए। लगती है कि नहीं लगती है? जब तक दूसरे लोग आपके व्यापार में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आपका व्यापार बड़ा नहीं बन सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट है ओपीबी। ओपीबी, अदर पीपुल ब्रेन। जब तक दूसरे लोगों का ब्रेन, दिमाग आपके व्यापार को बड़ा करने का जज्बा नहीं दिखाएगा तब तक आप बड़े नहीं बन सकते साथियों। रिलायंस के पास 5 लाख कर्मचारी काम करते, 5 लाख कर्मचारी। टाटा के पास 8 लाख लोग काम करते हैं, 8 लाख लोग काम करते हैं। इंफोसिस के पास 1 लाख लोग काम करते हैं। आप ताकत लगा लीजिए, आप दिमाग लगा लीजिए, हाईएस्ट 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या विकास भाई? कर पाओगे क्या? 10-12 घंटे से ज्यादा काम कर पाओगे क्या? आप इमेजिन कीजिए, इंफोसिस के लिए 1 लाख कर्मचारी रोज 8 घंटे काम करते हैं। 8 लाख घंटे काम इंफोसिस के लिए हो रहा है। टाटा के लिए 40 लाख घंटे रोज काम हो रहे हैं, 40 लाख घंटे। आप इमेजिन कीजिए, ये लोगों का ब्रेन, ये लोगों की एनर्जी कहां तक आपको टाटा को कहां तक लेके जाएगी, रिलायंस को कहां तक लेकर जाएगी, मुझे बताइए। और थर्ड पोर्शन आता है ओपीई, ओपीएल, अदर पीपुल लक। जब दूसरे लोगों का लक आपसे जुड़ जाएगा, अपन कहते हैं ना भाई साहब कि पता नहीं किसके कर्मों का खा रहे हैं, व्यापार में बोलते हैं ना कि पता नहीं कौन से कर्मों का, किसके कर्मों का खा रहे हैं। होता ही नहीं होता है साथियों? मैं आपको बताना चाहता हूं, अदर पीपुल लक। अब 700 लोगों के लक सुंदर भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं किसका लक चल रहा है और दुकान अपनी चल रही है। अदर पीपुल मनी, अदर पीपुल ब्रेन, अदर पीपुल लक। क्यों लोग आपके पास आएंगे? किस लिए आएंगे? क्यों लोग आपकी दुकान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्यों लोग आपके साथ जुड़ेंगे? क्यों लोगों का लक आपके लिए काम करेगा? इसको समझना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा। जब तक दुनिया आपके साथ नहीं जुड़ेगी, जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे। एक व्यक्ति कोई भी दुकान के अंदर आता है, कोई भी दुकान के अंदर आता है तो कोई अपेक्षा लेकर आता है। आप किसी भी चीज को खरीदना जाओ तो अपेक्षा लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे? अगर आपने अपेक्षा से कम दिया तो ग्राहक लौट के आएगा क्या? और अगर आपने अपेक्षा के बराबर दिया तो ग्राहक लौट के आ भी सकता है और वापस नहीं भी आ सकता है। और यदि उसकी अपेक्षा से आपने ज्यादा दिया तो निश्चित तौर पे लौट के आएगा कि नहीं आएगा? और यदि अपेक्षा से कहीं ज्यादा दिया तो निश्चित रूप से लौट के आएगा और अपने साथ 50 लोगों को और लेकर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब तक आप अपने कस्टमर को डिलाइट नहीं करोगे तब तक आपका कस्टमर सेल्स फोर्स नहीं बन जाएगा। जिस दिन आपका ही ग्राहक आपका सेल्स फोर्स बन जाएगा उस दिन साथियों व्यापार के अंदर मल्टी मिलियनर का गेम चालू हो जाएगा, वैल्यूएशन का गेम चालू हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपका जो आपके ऋषभ देव का ही व्यापार ग्लोबल स्तर पर जा सकता है। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज मुझे भाई साहब ने 2-3 बातें बताई कि ऋषभ देव बहुत छोटा शहर है, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लोग बाग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आपका विजन बड़ा होगा। मतलब अपना सुबह 9 बजे दुकान जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। अपन मेहनत उतनी की उतनी कर रहे हैं, वो गोल 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 घूम रहे हैं। घूम रहे कि नहीं घूम रहे? हमने कभी ऐसे घूमने की इच्छा नहीं जताई। हम मेहनत तो उतनी उतनी कर रहे हैं। अगर हम ऐसे चलने के बजाय अगर ऐसे चले, आपके वहां पे भी कोई ना कोई अच्छा खोमचे वाला होगा ना। ये ठेला खोमचे वाला होता है जो कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाता है, चाट पकौड़ी बनाता है, उसके यहाँ लगी पड़ी होती है भीड़। होती है कि नहीं होती है? वो 11 बजे दुकान खोलता है और 4 बजे दुकान मंगल करके चले जाता है। हर वक्त उसके यहाँ भीड़ होती है कि नहीं होती है? आज आपने मेरे को क्या खिलाया था? वो आम पाक खिलाया था, वो चने का कुछ पाक खिलाया था, आम पाक खिलाया था। वो व्यापारी यहां है क्या? है क्या भाई साहब? अगर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यार, आपने ये इतना बड़ा खजाना छुपा के कहां रखा था? हम जोधपुर वालों को ये चीज क्यों नहीं दी थी आपने? हम दीवाने हो गए उस चीज को खाकर।
अब मुझे एक चीज बताइए, वो आम पाक को आपने ऋषभदेव तक सीमित क्यों रखा? हम जोधपुर तक क्यों नहीं पहुंचाया? भाई साहब रॉयल्टी दे देना, मैंने आपका एडवर्टाइज कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका आम पाक हमने खाया, मजा आया। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, अपन इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। इस आम पाक को क्या हमारे बेटे और बेटे स्मार्टफोन चलाते हो? आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो ना? है, इस आम पाक को, भाई साहब के आम पाक को एक अच्छी सी पैकिंग, रैपर पैकिंग करिए और रैपर पैकिंग करके उसको सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे डाल दीजिए और उसको बूस्टअप कर दीजिए। उसके अंदर 400-500 रुपए लगा के बूस्टअप कर दीजिए। उसका पेटेंट भाई साहब से सेटिंग कर लो, पेटेंट करवा लो, उस फॉर्मूले को पेटेंट करवा लो और उसको आपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। घंटे 2 घंटे के अंदर 25,000 लोगों तक चले जाएगा और 2 दिन के बाद 25 लाख लोगों तक चले जाएगा कि नहीं चले? आपने भाई साहब से सेटिंग करनी है कि भाई साहब आप 400 रुपए किलो बेचते हो, रोज का 200 किलो, 500 किलो बेचते हो, अब मैं आपसे रोज का 2000 किलो खरीदूंगा। ये बच्चा बोलता है कि मैं भाई साहब से 2000 किलो आम पाक रोज का खरीदूंगा, आप मेरे को 400 रुपए नहीं, मेरे को 300 रुपए किलो दो। भाई साहब देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। अब इस बच्चे ने उसको अच्छा सा पेटेंट करवाया, रैपर पैकिंग किया, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और 2 दिन के अंदर 25 लाख लोगों तक वो आम पाक पहुंच गया, धमाधम ऑर्डर आने चालू हो गए। तो ये बच्चा कमाल नहीं कर सकता क्या साथियों? कर सकता है कि नहीं कर सकता? बीकानेर नाम सुना आपने? बीकानेर के भुजिया बिजनेस बहुत फेमस है। गली गली के अंदर भुजिया वालों की दुकानें, गली गली के अंदर भुजिया वालों की दुकानें लगा रखी है। दुनिया भर के अच्छे से अच्छे ब्रांड है, टॉप के टॉप ब्रांड है। रोज सुबह भुजिया की कढ़ाई लगती है, भुजिया दिखाते हैं, बेचते और घर चले जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बीकाजी बनकर बाहर निकलता है। बीकाजी बनकर वो बाहर निकलता है। उसने अपने भुजिया को पेटेंट करवाया, थोड़ा अच्छी सी फैब्रिकेट पैकिंग करी, अच्छी सी मार्केटिंग करी, सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जगह जगह स्टोर खोले, जगह जगह जाकर मार्केटिंग करी, ब्रांड डेवलप किया, चीजों को फिक्स किया। आप कमाल सोच सकते हो, आज बीकाजी ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। 7500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आई है बीकाजी की, 7500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आई है। बीकानेर 2 लाख की जनसंख्या का शहर है, मात्र 2 लाख की जनसंख्या का शहर है। 7500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बीकाजी की आई है और अगले 3 महीने के अंदर 1000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के 1000 करोड़ रुपए लेने के लिए मार्केट के अंदर आ रहे हैं। शेयर मार्केट के अंदर 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के लिए आ रहे हैं और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, लाइन लगा के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या भाई साहब के ब्रांड को बीकाजी से बड़ा ब्रांड बनाने का जज्बा इन बच्चों के अंदर है कि नहीं है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये स्मार्टफोन जो होता है ना, स्मार्टफोन, ये 95 करोड़ लोगों के पास है। 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की, 140 करोड़ देश की जनसंख्या में से 95 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। और ये बच्चे है ना, ये चिंटू, मोंटू, टिंटू, ये बच्चे है ना, मात्र 2 दिन के अंदर आम पाक को, लीलका पाक को, गाजर पाक को, जो भी पाक है उसको मात्र 2-3 दिन के अंदर 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का जज्बा रखते हैं। आवश्यकता है आपके अनुभव को इनपुट देने की। क्या नहीं हो सकता साथियों? मैंने आज आपको वो जैन इरिगेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की बात बताई। साथियों आजकल प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बिकते आजकल। वो पतंजलि लॉन्च हुई थी ना, पतंजलि, बाबा रामदेव की पतंजलि लॉन्च हुई, उससे पहले कितने आयुर्वेदिक ब्रांड थे साथियों? डाबर था, वैद्यनाथ थे, मोहता थे, चरक थे, कितने ब्रांड थे। बाबा रामदेव आते हैं, अपने योग सेशन के अंदर थोड़ी सी राष्ट्रीयता की भावना डालते हैं, थोड़ी विदेशी कंपनियों के प्रति नफरत डालते हैं, थोड़ी सी स्वदेशी की भावना डालते हैं, थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति डालते हैं और चल पड़ता पतंजलि। आज 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर पतंजलि का, और बाबा ने पढ़ाई क्या कर रखी हमें भी पता नहीं है। दूध जो होता है, दूध, बाबा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं बेचते, बाबा बेचते हैं स्वदेशी की भावना।
बाबा नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना बेचते हैं, विदेशी कंपनियों की नफरत बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं आजकल। आप में से किराना के व्यापारी कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। किराने के व्यापारी, और कौन है किराने के व्यापारी? अरे भाई, मैं खुद किराने का व्यापारी हूं, बड़े दोनों हाथ खड़े करके बोलता हूं। मैं खुद किराने का व्यापारी हूं, 200 साल पुरानी पेटी चलाता हूं, 200 साल पुरानी पेटी। बाबा भी किराने के व्यापारी है भाई साहब, आपके लिए तालियां। बाबा खुद किराने के व्यापारी हैं। आप घी बेचते हो, वो भी घी बेचते हैं। आप तेल बेचते हो, वो भी तेल बेचते हैं। आप भी पेस्ट बेचते हो, वो भी पेस्ट बेचता है। आप भी मसाले बेचते हो, वो भी मसाले बेचते हैं। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपसे ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, ये मेरी गारंटी है। दूध जो होता है, दूध घर घर जाकर बेचना पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? दूध घर घर जाकर बेचना पड़ता है। और थम्सअप खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ता है। पेप्सी खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसा क्यों होता है भाई साहब? दूध वाला केवल दूध बेचता है। दूध वाला साथियों केवल दूध बेचता है। थम्सअप वाला जोश बेचता है, एडवेंचर बेचता है, वो जोश बेचता है। थम्सअप पीने के बाद सीना फूल जाता है, पहाड़ी से कूदने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? साला इसी कारण से वो कुछ लोग चंद रुपयों का पानी करोड़ों रुपए में बेच के चले जाते हैं साथियों, और दूध वाला दूध बेचते रह जाता है। जिस दिन आप प्रोडक्ट को बेचना बंद कर स्टेटस को बेचना चालू कर दोगे, ब्रांड वैल्यू को बेचना चालू कर दोगे, उस दिन साथियों आपका भी व्यापार मल्टी मिलियनियर व्यापार बन जाएगा। मेरे ऑफिस के अंदर एक लड़के ने 15,000 रुपए महीना का वो कमाता है। मेरे यहां से 15,000 रुपए उसको सैलरी जाती है, और इंसेंटिव वगैरह मिला के 7-8 हजार रुपए जाता है, 20-22 हजार रुपए उसको जाता है। वो 5 महीने लगातार मेहनत करता है, 5 महीने लगातार मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ता है, रात दिन भागता है, और 5 महीने के बाद 1 लाख रुपए इकट्ठा होता है, और एप्पल का आईफोन 13 प्रो लेके आ जाता है, और बड़ा स्टेटस के साथ दिखाता है। अरे मैंने कहा, बेवकूफ आदमी, तू कमाता किसके लिए? खुद के लिए कमाता है कि एप्पल के लिए कमाता है? फोन 10,000 रुपए का भी आता है, 15,000 का भी आता है, और एप्पल का फोन 1 लाख रुपए का आता है। लाइन लगा के लोग खरीदते हैं, लाइन लगा के खरीदते कि नहीं खरीदते? क्यों? एप्पल फोन नहीं बेचता, एप्पल स्टेटस बेचता है। एप्पल का फोन लेने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है। शर्ट जो है ना, शर्ट 300 रुपए का भी शर्ट से तन ढका जा सकता है, 200 रुपए के शर्ट से, 500 रुपए के शर्ट से तन ढका जा सकता है। जेट ब्लू का शर्ट, कलर प्लस का शर्ट 15,000 रुपए का आता है साथियों, 15,000 रुपए का। उसको पहन के आदमी ऐसे चौड़े होके घूमता है, वो भी शर्ट बेचता है, और लोकल दर्जी भी शर्ट ही बेचता है। उसका शर्ट 300 रुपए बिकता है, जेट डब्ल्यू का शर्ट 15,000 रुपए बिकता है। वाई? क्योंकि दर्जी केवल शर्ट बेचता है, और जेट डब्ल्यू वाला स्टेटस बेचता है। जिस दिन आपका प्रोडक्ट स्टेटस बन जाएगा, जिस दिन आम पाक लोगों का स्टेटस बन जाएगा, लोगों की शगुन की मिठाई बन जाएगी। कि शादी होगी तो सबसे पहले भोग आम पाक का ही लगाएंगे गजानन जी को। शादी होगी ना, मंगल कार्य होंगे तो सबसे पहले प्रभु को आम पाक का प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या आम पाक उस दिन ग्लोबल ब्रांड नहीं बन जाएगा क्या? मेरे आपसे निवेदन मात्र ये है, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप भी अपने व्यापार जगत में इतिहास बनाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा साथियों, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो आपके समकक्ष व्यापारी कभी नहीं करते हो। जिस दिन वो आपने करना चालू कर दिया, उस दिन आपका ब्रांड बन जाएगा। अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप माता पिता हो, तो अपने बच्चों की परवरिश कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिए, अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा ऐसे संस्कार दीजिए जो दुनिया के कोई माँ बाप नहीं देते हो। अगर आप अध्यापक हो, अगर आप टीचर हो, ज्यादातर लोग यहां पर टीचर हैं, अगर आप टीचर हो ना, अपने शिष्यों को ऐसे संस्कार दीजिए जो आज तक किसी ने नहीं दिए हो। जीवन भर आपके गुण गाएंगे, जीवन भर। अगर आप एम्प्लॉयर हो, अपने कर्मचारियों को ऐसा कुछ दीजिए कि दूसरे कोई व्यापारी दे न सके। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपनी कंपनी को ऐसा कुछ दीजिए कि साला कोई दूसरा एम्प्लॉय दे नहीं पाए। मालिक गुलाम हो जाएगा आपका, जिंदगी भर आपको कभी तकलीफ आने नहीं देगा। जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे, जब तक आप अपने काम को बेस्ट नहीं करोगे, तब तक बड़ा नहीं हो पाओगे।
हमारी माता यहां पर बैठी है, छोटे छोटे बच्चों को थाली में कैसे खाना, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना तो कैसे खिलाएंगे आप, कैसे खिलाएंगी? वो आजकल वह कलरफुल थाली आती है, कलरफुल, वो एक खंडदार रंगीन पीली येलो नीली थाली आती है, उसमें छोटे छोटे इतनी सी थाली आती है, उस छोटी सी थाली के अंदर बच्चों को खाना डाल के दे देंगी, देते ना? एक छोटी सी स्टील की थाली के अंदर खाना डाल के बच्चों को देते कि नहीं देते? हमारे भाई साहब जब दुकान बढ़ा के घर आते हैं, मंगल घर के घर आते हैं, तो भाभी जी उनको एक छोटी सी थाली के अंदर अच्छा सा खाना लगा के देती कि नहीं देती? और आप बड़ी मोबाइल पे बात करते करते, टीवी देखते देखते खाना खा लेते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो? माता जी ये श्री कृष्ण है, ये बच्चे नहीं है। बड़े शौक से 15 इंच की थाली के अंदर बेटों को खाना खिलाइए, छोटी थाली में खाना खिलाओगे, बच्चों की सोच छोटी हो जाएगी। जिस दिन हमारे समाज के व्यापारियों ने 15 इंच की चांदी की थाली में खाना शुरू कर लिया, महाराजा की तरह खाना शुरू कर दीजिए, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, इतिहास बनाना शुरू कर दोगे साथियों, आप इतिहास बनाना शुरू कर दोगे। हम सब खाना भी ऐसे खाते हैं कि साला खाने को निपटाना खाना नहीं है, महाराजा की तरह खाना शुरू कर दीजिए साथियों, महाराजा की तरह बाकायदा शेठ साहब बन के, गादी तकिया लगा के, बाजोट लगाकर चांदी की थाली के अंदर खाना खाइए, 2 मिठाई होनी चाहिए, 2 सब्जी होनी चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, और एहतियात एकदम माता जी मुस्कुरा के, पत्नी जी मुस्कुरा के खाना खिलाएगी और व्यापार में तिलक लगाकर आपको भेजेगी। मुझे सच बताना, उस ग्राहक को डबल पैसा लोगे कि नहीं लोगे? उस दिन व्यापार अच्छा होगा कि नहीं होगा? सोच बड़ी करने की आपको आवश्यकता है। हर घर के अंदर वो थाली पड़ी है, तिजोरी के अंदर पड़ी है कि नहीं पड़ी है? दीपावली पे पूजा करके उसको वापस साफ करके रख देते हैं। मेरा आपको निवेदन इतना मात्र है, अगर आपका विजन बड़ा होगा, अगर आपका विजन साथियों बड़ा होगा, वो इतिहास आप भी बना सकती हो जो आने वाले लोगों ने बनाए हैं साथियों। एक उद्यमी जब बड़ा होता है ना विकास भाई, एक व्यापारी जब बड़ा होता है, एक व्यापारी जब अरबपति बनता है ना, तो कम से कम 100 लोग लखपति बनते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर वो नहीं किया जो मैं कर सकता था। हम जो कर सकते हैं वो अभी तक नहीं किया। व्यापार की बातें बहुत हो गई साथियों, अब अपने परिवार की जल्दी से जल्दी 2 सब्जेक्ट पे बात करके, सबसे बड़ी समस्या अपने परिवार की, टूटते हुए परिवार। सबसे पहले मैं बात करता हूं वैवाहिक संबंधों की। क्या ऋषभदेव समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी परिवार का बच्चा या बच्ची 22-23 साल की हो, 22-23 साल की हो, और हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे उसकी शादी 1 मिनट में करवा देंगे? क्या ऐसी व्यवस्था है? क्या है ऋषभदेव समाज के अंदर शादी की तो कोई तकलीफ नहीं है, 1 मिनट के अंदर बच्चों की शादी हो जाती है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपके यहां? तकलीफ है या नहीं है? तकलीफ है। मैं व्यापार की बात पे वापस आता हूं। अगर आपको भी ऐसे बड़े बड़े बिजनेस, अपनी कंपनी को ग्लोबल कंपनी बनाने की इच्छा है, तो भारतीय जैन संगठन 100 से ज्यादा बिजनेस ट्रेनर के माध्यम से आपके शहर ऋषभदेव में आएगा और आपके समाज के छोटे छोटे व्यापारियों की 2-3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से उनके व्यापारियों के थोड़े से विजन को चेंज करेगा, थोड़े से बदलाव लाएगा, और आप भी अपनी कंपनियों को समकक्ष ग्लोबल कंपनी के अनुसार बना सकते हो साथियों। क्या ऐसे बड़े बड़े सेमिनार आपको ऋषभदेव में करवाने की आवश्यकता है या नहीं है? और अगर है तो आवश्यकता विजेश के कार्यकर्ताओं का साथ देने की है साथियों। मैं आता हूं वैवाहिक संबंधों के बारे में। ऋषभदेव समाज के अंदर क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए क्या कि 20-22 साल 23 साल का लड़की हो अथवा लड़का हो, समाज के कुछ लोग मिलकर शादियां करवा देंगे? ऐसी व्यवस्था है क्या? तिलोकी भाई साहब, अपने नागौर के बाजू में मेड़ता रोड तीर्थ है हमारे, मैं नागौर से आता हूं, जोधपुर से आता हूं, हमारे गांव में बाजू में एक तीर्थ है फलवर्दी पार्श्वनाथ भगवान का। वहां पे हर साल मेला बढ़ता था, आशोच का पो का मेला बढ़ता था, और हम लोग समाज के बुजुर्ग लोग आते थे, कई आजू बाजू के गांव गोट के लोग आते थे, और सुंदर जी अंकल जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बुजुर्ग लोग बैठ के निपटा देते कि फलानचंद जी का लड़का फलानचंद जी की लड़की, और संबंध तय हो गए। मतलब लोगों, दादा के दरबार के जो मेले बढ़ते थे, आशोच का मेला, पोष का मेला, उसके अंदर कईयों के संबंध हो गए। समाज के धोतीदारी बुजुर्ग होते थे और फला फला परिवार की लड़की, फला फला परिवार का लड़का, और संबंध तय हो गए और संबंध हो गए, और ऐसे जोड़ियां बन जाती है, और आज तक वो जोड़ियां सफलतापूर्वक चल रही है। क्या ऐसी व्यवस्था आज भी है क्या?
परिवार में जब बेटा बड़ा होता है, बेटी बड़ी होती है, तो वैवाहिक संबंधों की चिंता होती है कि नहीं होती है? भारतीय जैन संगठन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जिसने विजेश कनेक्ट के माध्यम से 12,000 जैन समाज के बायोडाटा का संग्रहण किया है। 12,000 बायोडाटा का संग्रहण किया है। आप कल्पना नहीं करेंगे, विजेश हर महीने एक परिचय सम्मेलन का आयोजन करवाती है, जिसमें मल्टीपल टास्क होते हैं। कम पढ़े लिखे बच्चियों का परिचय सम्मेलन, हाईली एजुकेटेड लोगों का बच्चों का परिचय सम्मेलन, विधवा विधुर और तलाकशुदा युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन। क्या विकास भाई, मानव जी, सुशील भाई साहब, आनंद जी, क्या ऋषभदेव में भी आजू बाजू के 10-20 गांवों को लेके एक परिचय सम्मेलन अपने को करवाना चाहिए क्या, जिसपे 100 लड़के आ जाए, 100 लड़के आ जाए और शाम तक परिचय सम्मेलन के माध्यम से कम 5-10 जोड़े बन जाए? क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है जी? हर साल करवाती है, साल में एक बार करवाती है। जोरदार तालियां बजाने की साथियों आवश्यकता है। आप कल्पना नहीं करेंगे साथियों, 12,000 बायोडाटा बैंक का संग्रहण है विजेश कनेक्ट ऐप के माध्यम से। जब पूरा विश्व लॉकडाउन के अंदर बंद था, हमने लॉकडाउन के 2 महीने के दौरान परिचय सम्मेलन के माध्यम से 2 महीने के अंदर 7 परिचय सम्मेलन करवाए थे। 7 परिचय, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 7 परिचय सम्मेलन करवा दिए साथियों। आप ऐप में अपने परिवार की बेटी का बायोडाटा डालिए। आपकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करी हुई है, 26 साल की उम्र है। आप सेलेक्ट करिए, मुझे 26 साल से लेकर 28 साल तक का योग्य वर चाहिए, योग्य लड़का चाहिए। आपको एक साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट 50 बायोडाटा मिल जाएंगे। आपने इनकम ब्रैकेट डाली कि मेरे को कम से कम 25 लाख रुपए वाला इनकम वाला चाहिए, आपने ब्रैकेट डालते 15 बायोडाटा आ जाएंगे। आपने जाति का ब्रैकेट डाल दिया, आपने और कोई ब्रैकेट डाल दिए, एक साथ शाम तक आपको 7 बायोडाटा निकल के आ जाएंगे। क्या ऐसी अद्भुत व्यवस्था का उपयोग ऋषभदेव जैन समाज को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? और करना चाहिए तो विजेश आपके लिए निःशुल्क निस्वार्थ भाव से तैयार है साथी। शादियां, क्या लड़कों की कमी है समाज में? क्या लड़कियों की कमी है? न लड़कों की कमी है न लड़कियों की कमी है। कमी एक्चुअली मध्यस्थ की है। आजकल अच्छे संबंध मिलते नहीं, संबंध मिलते हैं तो बताने वाला कोई नहीं, और बताने वाला नहीं तो कोई बताता है तो कोई गारंटी लेने वाला नहीं, और गारंटी अगर कोई लेता नहीं है तो बताइए समाज बढ़ेगा कैसे, परिवार जुड़ेगा कैसे? और अगर परिवार नहीं जुड़ेगा तो बताइए साथियों कैसे समाज का विकास होगा? भारतीय जैन संगठन हर महीने परिचय सम्मेलन करवाने का अद्भुत कार्य करती है। ऋषभदेव की लड़की, ऋषभदेव का लड़का समझिए, और छोटी सादरी की लड़की, क्या आपस में संबंध हो सकता है? क्या हो सकता है ना? वहां का बायोडाटा आपको विजेश कनेक्ट के माध्यम से मिल जाए, यहां का बायोडाटा विजेश कनेक्ट के माध्यम से मिल जाए, और हो गया काम। यहां पर दिगंबर समाज का बाहुल्य है। हमारे नागौर के पास में डह गांव है, डह, वहां पे भी 250 घर है दिगंबर समाज के। श्वेतांबर समाज के तो लगभग 70 घर है, 250 घर है। क्या सामाजिक एकता है साथियों, क्या जबरदस्त दिगंबर और श्वेतांबर समाज की जबरदस्त एकता है। उनके घर में ढोल बजते हैं तो नाचने हम जाते हैं, उनके घर में तकलीफ होती है तो पीड़ा बांटने हम जाते हैं, और हमारे घर में तकलीफ आती है तो सबसे पहले वो हमारा सपोर्ट करने के लिए आते हैं। जबरदस्त डह की सामाजिक एकता है दिगंबर और श्वेतांबर के अंदर। क्या मुझे बताइए, डह गांव की बेटी ऋषभदेव के अंदर ब्याही जा सकती है कि नहीं जा सकती? जा सकती है ना? या ऋषभदेव की लड़की अगर डह का काबिल लड़का है और साल का 25 लाख रुपए कमाता है, उसके साथ संबंध किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आवश्यकता केवल कनेक्ट करवाने की साथियों, केवल कनेक्ट करवाने की। विजेश एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग करिए। अब लास्ट टॉपिक पे आता हूं, हमारे परिवारों का सामंजस्य, हमारे परिवारों का समग्र विकास। इस देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है शादियों का नहीं होना, समय पर शादी नहीं होना। इससे भी कहीं बड़ी समस्या है शादी होने के बाद शादी का टिकना। सर्वे, फैमिली कोर्ट के सर्वे बताते हैं आने वाले समय में हर 10 में से 4 परिवार टूटने वाले हैं। हर 10 में से 4 परिवार टूटने वाले माता जी।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या परिवार को टूटने से बचाने का काम इस ऋषभदेव जैन समाज को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्थाएं अपने को करनी चाहिए कि आज के बाद से कोई भी परिवार टूटेगा नहीं और कोई भी परिवार अलग होने की बात नहीं करेगा, न्यूक्लियर होने की बात नहीं करेगा? क्या ऐसी व्यवस्थाएं जैन समाज में होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर होनी चाहिए और अगर आपके प्रयासों से एक भी जोड़ा टूटने से बचता है, एक भी परिवार टूटने से बचता है साथियों, तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो नहीं सकता साथियों, कोई नहीं हो सकता। होगा कैसे? कैसे होगा? भारतीय जैन संगठन स्मार्ट कपल के माध्यम से, हमारा एक वर्टिकल है स्मार्ट कपल के माध्यम से 10 साल तक के वैवाहिक जोड़ों का, 10 साल तक के वैवाहिक कपल का, सुनना माता जी बात, 10 साल तक के वैवाहिक कपलों की ट्रेनिंग करवाती है, 1 दिवसीय, ओनली 1 दिवसीय। 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है बहू की, 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है बेटे की, वर की, 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है सास ससुर बेटे और बहू की, 3 घंटे की ट्रेनिंग बहू की, 2 घंटे की ट्रेनिंग बेटे की और 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है सास और ससुर की। उस ट्रेनिंग के बाद बहू अपनी सास को स्टेज पर लेकर आती है और सास के गले लग के बोलती है कि दुनिया की सबसे अच्छी कोई सास है तो मेरी ये सास है। मैं जीवन भर इस सास को समझ ही नहीं पाई थी, इतनी जोरदार सास है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतनी जोरदार मुझे मां से भी बढ़कर मुझे सास मिली है। और वो सास अपनी बहू को गले लगा के बोलेगी कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बढ़िया कोई, बेटी से भी बढ़िया अगर कोई होती है तो ये मेरी बहू है। मां लक्ष्मी का रूप धारण करके मेरे घर पे आई है, जब से घर पे आई है मेरे घर में समृद्धि के 4 चांद लग गए। साथियों, जब सास ऐसा बोलेगी और जब बहू ऐसा बोलेगी तो बताइए समाज का विकास होगा कि नहीं होगा? क्या वो परिवार टूटेगा क्या? एक बेटी जब बड़ी होती है ना, माता जी आप बैठे यहां पे, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं मैं। एक बेटी जब बड़ी होती है आदरणीय बंधुओं, तो उसके मन में ख्वाब फूटते हैं कि मुझे मेरा होने वाला जीवन साथी दुनिया का राजकुमार जैसा सुंदर होगा, मेरी होने वाली सास तो जोरदार होगी और मेरे को बेटी की तरह हाथों में पलकों में बिछा के रखेगी, और मेरे ससुराल वालों के पास सब कुछ साधन संपन्न होंगे, मेरे ससुर जी तो जोरदार होंगे और बहुत अच्छा मुझे प्यार करेंगे। हर बेटी को, हर युवती को जैसे जैसे वो बड़ी होती है ऐसे मन में लड्डू फूटते हैं, और फूटने भी क्यों नहीं चाहिए, ऐसे ख्वाब आने भी क्यों नहीं चाहिए। हर बाप चाहेगा कि मेरी बेटी राज करे, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और उधर सास, एक मां का बेटा जब बड़ा होता है ना, जब बेटा बड़ा होता है ना, तो मां के मन में भी ख्वाब फूटते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाऊंगी, ऐसी बहू लाऊंगी कि वो मेरे परिवार का गौरव का बढ़ाए और मेरे एक इशारे पे सारे काम कर देंगे। इतनी खूबसूरत लाऊंगी, इतनी संस्कारवान लाऊंगी, मेरी हर बात मानेगी, मेरी एक इशारे पर वो मेरे सारे काम कर देगी। ऐसी हर मां को, बड़ा होने वाले बेटे की मां को ऐसे ख्वाब होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते माता जी? और होने भी चाहिए। ये हर सास का जन्मसिद्ध अधिकार है और हर युवती का जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं है? अब बेटी भी चाहती है कि मेरी सास जोरदार हो और सास भी चाहती है कि मेरी मेरी आने वाली बहू जोरदार हो। बहू भी जोरदार ही है और सास भी जोरदार है, तो फिर तलाक क्यों हो रहे हैं? क्यों 10 में से 4 परिवार टूटने की नौबत आ रही है? भारतीय जैन संगठन ने आपके शासन के, आपके जैन समाज के ऐसे ऐतिहासिक जैन संगठन ने स्मार्ट कपल के माध्यम से हजारों परिवारों को टूटने से बचा लिया साथियों, हजारों परिवारों को, आपके मात्र आशीर्वाद से, दादा के आशीर्वाद से। क्या स्मार्ट कपल की वर्कशॉप आपके शहर ऋषभदेव में होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर होनी चाहिए तो गांधी जी बेड़ा उठाने को तैयार है, जोरदार तालियां गांधी जी के लिए बजानी चाहिए। मैं आपको निवेदन करना हूं, आईएएस ऑफिसर है हमारे आदरणीय कोचर साहब है, संजय जी कोचर आईएएस ऑफिसर है एमपी गवर्नमेंट के अंदर, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ ओएसडी है, मतलब उनके चीफ सेक्रेटरी है। वो स्मार्ट कपल के ट्रेनर है। आप उनको एक बार कॉल कीजिए, फतावा जी भाई साहब के मार्फत उनको कॉल करवाइए, वो आएंगे। आपके स्मार्ट कपल के 25 कपल का एक प्रोग्राम रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी ना, समाज के बैठे हुए एक एक व्यक्ति की, एक एक मां बहन की आंखों में आंसू आएंगे कि कितना जबरदस्त परिवार है ये। जब वो बहू
अपनी सांस के पद प्रक्षालन करेगी, अपनी सांस को गले से लगाएगी, आंखों में खुशियों की अश्रुधारा आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपके परिवारों के, आपके प्रयासों से, आदरणीय भाई साहब गांधी जी के, मेहता जी के, भानोवा जी के प्रयासों से आपके ऋषभदेव समाज का एक भी परिवार टूटने से बच जाता है साथियों, तो इससे बड़ा धर्म मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई पुण्य साथी हो नहीं सकता। ऐसे स्मार्ट कपल के कार्यक्रम क्या अपने को ऋषभदेव समाज में करवाने चाहिए कि नहीं चाहिए? और करवाने चाहिए तो विजय निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपके साथ तैयार है साथियों। सेल्फी लेना बहुत आसान है, सेल्फी लेना भाई साहब बहुत आसान है, पर सेल्फ इमेज बनाने के लिए जिंदगी गंवानी पड़ती है, जिंदगी खपानी पड़ती है। आवश्यकता सेल्फ इमेज बनाने की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, एक एप्पल होती ना, एप्पल, एक एप्पल में कितने बीज होते हैं बताइए? एक एप्पल में कितने बीज होते हैं? 4-5, 3 या 5। अभी वो हमारे मूछे वाले भाई साहब के फार्म हाउस में कोई स्पेशल किस्म के एप्पल लगते तो उसमें 7 हो जाते होंगे। एक एप्पल में 3 या 5 बीज होते हैं। एक बीज में कितने एप्पल होते हैं? एक बीज में कितने एप्पल होते हैं भाई साहब? अनगिनत। एक एप्पल में 3 से 5 बीज होते हैं और एक बीज में अनेक एप्पल हो सकते हैं। क्यों होते हैं? किस लिए होते हैं? एक बीज ने अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण करते हुए खुद को जमीन में रोपित किया और समाज ने उसको पोषण रूपी पानी दिया, तब कहीं जाकर वो बीज वट वृक्ष बनकर असंख्यात एप्पल इस समाज को देने वाला बनता है। देने का सुख जो है, देने का सुख केवल वही जान सकता है जो देता है। राजा दशरथ की बारात, राजा राम की, भगवान श्री राम की बारात लेकर राजा दशरथ जनक महाराजा के दरबार पे जाते हैं राम की बारात को लेकर। बात को सुनना, भगवान श्री राम की बारात को लेकर राजा दशरथ जनक के दरबार में जाते हैं और जनक तैयार रहते हैं उनके स्वागत के लिए। दशरथ आगे बढ़कर जनक के पांव में गिर जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और जनक भौचक के रह जाते हैं, एकदम खड़ा करके बोलते हैं कि महाराजा आप क्या कर रहे हो? आप भगवान के पिता हो, आप लड़के के पिता हो, हम तो लड़की वाले हैं, आपका कद ऊंचा रहेगा। राजा दशरथ जो जवाब देते हैं साथियों, उसको सुनना। राजा दशरथ बोलते हैं, नहीं जनक महाराजा, आप मेरे परिवार को कन्या दान दे रहे हो, आप मेरे को कन्या दान दे रहे हो। जो अपनी कलेजी की कोर देता है ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कन्यादान से बड़ा सुख कोई है नहीं। जो सुख देने में है वो सिर्फ देने वाला जान सकता है साथी। ये हमारे तिलोक भाई साहब गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं। मैं 3 बार इनको पूछ चुका हूं कि आज यहां क्यों आए। ऋषभदेव आज संजोग हुआ था, ऋषभ कीका बहन भाई धर्मशाला में मिलना हुआ, मुझे पता नहीं था भाई साहब आए हुए। मैंने 3 बार पूछा कि क्यों आए, बताया नहीं इन्होंने, अभी तक नहीं बताया क्यों आए। शाम को गुरुदेव मिल गए थे कि यार वो तिलोक जी करके चेन्नई से आए हुए हैं और वो हमको ढूंढ ढूंढ के पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, ये श्रवण आरोग्यम कार्ड मैं आपका बना देता हूं। इस श्रवण आरोग्य कार्ड के माध्यम से अगर जीवन में कभी भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आई तो किसी भी नजदीकी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाइएगा, आपका इलाज टॉप क्लास का इलाज निःशुल्क हो जाएगा। तो ये जो सुख है देने का, वो केवल तिलोक भाई साहब जान सकते हैं। क्या हमको हमारी पीढ़ियों को शिक्षा का सुख देना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमको ट्रेनिंग का सुख देना चाहिए कि नहीं चाहिए? जमाना पूरी तरह से साथी बदल चुका है। हम वर्षों से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है। कहते नहीं आते, सूर्य पूर्व से उगता है और
पश्चिम में अंत होता है, मतलब पश्चिम में ढलता है। अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पूर्व, 100, 150, 200 साल पूर्व, वो वैज्ञानिक ने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। न तो सूरज उगता है न सूरज ढलता है, घूमती तो पृथ्वी है। एक्चुअली घूमती तो पृथ्वी है, सूरज तो वहीं का वहीं है। जमाना पूरी तरह बदल चुका है। जब तक आप नहीं बदलोगे, वो अभिनंदन का मतलब क्या होता था आज तक? अभिनंदन का मतलब स्वागत होता है। अभी आपने हमारा किया था, अभिनंदन का मतलब आज तक तो स्वागत ही होता था, स्वागत सम्मान यही होता था ना। पर साला जब से वो जैन समाज का मुच्छड़ पाकिस्तान में फटाके फोड़ के आया है, तब से अभिनंदन का अर्थ शूरवीरता से हो गया। अभिनंदन का अर्थ केवल सम्मान से नहीं है। जब वो जैन समाज का वो सन्न मुसन्न मुच्छड़ पाकिस्तान के अंदर फटाके फोड़ के आया, वो वीर अभिनंदन वर्धमान, उसके बाद अभिनंदन का अर्थ सम्मान से बदलकर शूरवीरता से हो गया है। आवश्यकता आपको बदलने की है। भारतीय जैन संगठन देने का कार्य करता, साथियों, देने का। कच्छ भुज के अंदर जब भूकंप आया था, कच्छ भुज के अंदर जब भूकंप आया था, पूरा कच्छ और भुज सर्वनाश हो गया, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था। उसके अंदर बीजेएस के हजारों कार्यकर्ताओं ने मात्र 6 महीने के अंदर 368 स्कूल बनाकर, 6 महीने के अंदर, मैं बात कर रहा हूं जो गौर से सुनिए, 368 स्कूल बनाकर 6 महीने के अंदर तत्कालीन सरकार को समर्पित कर दी। और उन स्कूलों के अंदर कई वर्षों तक लोग वहां रहे हैं, कि मकान तो तहस नहस हो चुके थे। बीजेएस वो कार्य करती है आपदा प्रबंधन का। जब पहले लॉकडाउन के अंदर लोग घरों में दुबके थे, उस समय बीजेएस आगे बढ़ता है। डॉक्टर एट योर डोर स्टेप के माध्यम से, जब किसी को घर से निकलने की पहले वाले लॉकडाउन में इजाजत नहीं थी, उस समय बीजेएस के हजारों कार्यकर्ता घरों से निकल कर डॉक्टर एट योर डोर स्टेप। पहले वाले कोविड के अंदर जब किसी को खांसी होती थी ना, खांसी, तो उसका दिल धड़कने लगता था कि साला मेरे को कोविड हो गया है। हल्का सा बुखार आता था ना, तो लगता था कोविड हो गया। होता था कि नहीं होता था? हुई सिर्फ खांसी थी और वहम कोविड का आता था। उस समय हमारे बीजेएस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर एट डोर स्टेप के माध्यम से इस हिंदुस्तान के लगभग 35 लाख लोगों का घर पर जाकर इलाज करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। ये और कोई नहीं, आपके जैन समाज की संस्था भारतीय जैन संगठन। आप कल्पना भी करेंगे, जब दूसरे वाले लॉकडाउन के अंदर लाखों रुपए जेब में लेकर चले जाओ, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, तिलोक भाई साहब नहीं थे ना, लाखों रुपए लेकर चले जाओ, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। उस समय ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कितनी किल्लत थी। सबसे पहले बीजेएस आगे आता, सबसे पहले। और सबसे पहले बीजेएस आकर इस हिंदुस्तान भर के अंदर 50,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल करवाकर हजारों लाखों लोगों की जान बचाने का कोई कार्य कर रहा है। तो आपके जैन समाज का ये अभूतपूर्व संगठन भारतीय जैन संगठन कर रहा है। क्या ऐसे अद्भुत कार्य आपके शहर ऋषभदेव में होने चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर होने चाहिए तो तैयार है हमारे कार्यकर्ता। आवश्यकता है इनके कंधे को मजबूत करने की। ₹1 किसी से लेना नहीं। बीजेएस के कार्य सारे के सारे निःशुल्क है। ₹1 किसी से लेना नहीं, ₹1 किसी को देना नहीं। मेंबरशिप की फीस अपने को आगे भेजनी नहीं। बिना ₹1 लगाए अगर आपके संपूर्ण जीवन का एम्पावरमेंट होता है, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का, इससे बड़ा कोई धर्म का कार्य हो सकता है क्या साथियों? क्या ऐसे अद्भुत कार्य बीजेएस के जो ऋषभदेव में होने चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर होने चाहिए तो हम तैयार है साथियों। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं बोल रहा हूं और बड़ी तन्मयता से एक साथ आप लोग सुन रहे हो। आपकी श्रवण शक्ति को प्रणाम करता हूं साथियों। आजकल वीडियो भी लोग है ना 20 सेकंड से ज्यादा नहीं देखते हैं, और 1.5-2 घंटे से आप मेरे को सुन रहे हो। आपकी अद्भुत क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बालक हूं, विकास भाई ने दुनिया भर की मेरी शान में कशीदे पढ़ दिए। मैं सिर्फ अगर जो कुछ भी हूं वो परमात्मा की कृपा से, आप जैसे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। हमारे नवरत्न जी भाई साहब रोज आशीर्वाद देते, डेली। अशोक भाई रोज मेरे लिए अच्छी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इस वजह से हम आगे हैं और आगे रहेंगे, क्योंकि देवादि देव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मुझे बीजेएस के काम के लिए कोई बुला लीजिए, मंदिरों में देव द्रव्य के चढ़ावे बुलवाने के लिए कोई बुला लीजिए। मंदिर की जब पंच कल्याणक होते हैं, प्रतिष्ठाएं होती है, तो चढ़ावे लगते हैं ना,
बोलिए, मुझे आप बुलाइए, मैं निःशुल्क आता हूं, निःशुल्क, 1 रुपया खर्चा भी नहीं करवाता समाज का। विजेश के कोई कार्यक्रम के लिए मुझे बुला लीजिए। भाई साहब, तिलोकी ताली बजाने की बात नहीं है, बात यह है कि लोग बाग बोलते कि खाली है क्या, लोग बाग बोलते कि खाली है क्या, कोई काम धंधा नहीं है क्या। आप कल्पना नहीं करेंगे भाई साहब, जब से ये शासन के काम करने लगा हूं, जब से ये जिद शासन के काम करने लगा हूं, जब से ये विजेश के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, 2016 से मैं विजेश के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, उससे पहले जो व्यापार किया था उससे 4 गुना मैं व्यापार आज कर चुका हूं। और महीने में 5 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, मुझे कहीं बुला लो, मैं निस्वार्थ भाव से आपके सामने आ जाऊंगा। मैं वापस बोलता हूं, मैं वापस आपको बोलना चाहता हूं, दुनिया के 95% लोग अगर आपकी उपस्थिति के अंदर कोई कमाई होती है तो वो कमाई नहीं है, वो मजदूरी है। और अगर आपकी अनुपस्थिति में अगर कोई कमाई होती है ना, तो वो असली कमाई है। दुनिया के 95% लोग, सुनना, ध्यान से सुनना भाई साहब, हालांकि मैं बालक हूं आप लोगों का, अब सब अग्रिम पंक्ति के जो वो बैठे हैं, सबकी उम्र ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं। सुशील भाई साहब, 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं। मात्र 5% लोग हैं जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। पेन जो होता है, पेन से दिन भर काम होता है, रगड़ते रहते हैं पेन, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते। शाम को उसके ऊपर विराजमान कौन हो जाता है? वो ढक्कन आके उसके ऊपर विराजमान हो जाता है। और यहाँ पे दिखता कौन है? ढक्कन। 500 दुकानें लगाकर भी एक व्यक्ति दिन भर फ्री रह सकता है, और एक दुकान लगाकर भी एक व्यक्ति दिन भर व्यस्त रह सकता है। ऋषभदेव के आम पाक को भी ये बच्चे 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाला कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, आवश्यकता आपको समझनी पड़ेगी। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला है, मिच्छामि दुक्कडम। आपने मुझे धैर्य से सुना, आपकी श्रवण शक्ति को प्रणाम करता हूं। मेरे लायक कोई भी काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। आपके इस सम्मान को पाकर अभिभूत हूं। ये जो पाग लगाई आपने मेरे सर पे, ये एक्चुअली सम्मान नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। जब जब ये पाग पहनता हूं ना, जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। जो किया वो बहुत कुछ नहीं, जो कर सकता हूं अभी भी कुछ बाकी है। आपकी श्रवण शक्ति को प्रणाम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।